एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां हमें एक रिच सेल्फ एडमायरिंग लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम दनो होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दनो कितनी वियर्ड बातें सोचती है, जैसे कि वो कितनी प्रिटी है और हैंडसम लड़कों का उससे अट्रैक्ट होना उसकी डेस्टिनी है, किसी ड्रामा की फीमेल प्रोटैगनिस्ट की तरह। अब सीन शिफ्ट होकर स्कूल की लॉबी का दिखाया जाता है जहाँ दनो अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। तभी एंट्री होती है A3 की, जो कि स्कूल के सबसे पॉपुलर रिच और हैंडसम बॉयज़ का ग्रुप था, जिनके नाम होते हैं नमजो, दुहुआ और बेक्योंग, जिनको देखते ही सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं क्योंकि लड़कियां इस A3 की बहुत बड़ी फैंस हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ से गिरते पड़ते हैवी बॉक्सेस लेकर एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम जूदा है, जो उन बॉक्सेस को लेकर A3 के लीडर नमजो पर गिर जाती है और वो एक्सीडेंटली नमजो के चीक्स पर किस कर देती है। नमजो जूदा को बहुत डांटता है उसकी यूनिफॉर्म और उसका फेस खराब करने के लिए। दनो यहाँ पर आकर जूडा के लिए स्टैंड लेती है और उसे कंफर्टेबल फील कराती है और नमजो के शोल्डर को हिट करके आगे बढ़ जाती है। तभी उसे थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब सभी बच्चे अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। ये सब देखकर दनो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, पर इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाती। जैसे ही वो अपनी आंख बंद कर खोलती है, वो खुद को क्लासरूम में पाती है जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे आज होने वाले मिड टर्म एग्जाम्स के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसने बहुत ही अच्छी तैयारी की है, पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उसने तैयारी कब की। तब नोटबुक उठाकर देखने पर उसे अपने हाईलाइट्स किए हुए नोट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उसने ये सब किया कब। तभी उसकी नज़र बोर्ड पर जाती है जहाँ फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम की इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उसे फिर से कुछ वियर्ड फील होता है और पेज टर्न होने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो आंख बंद कर फिर से खोलती है तब वो खुद को मिड टर्म एग्जाम्स के 4th डे में पाती है, जिस दिन उनका आखिरी एग्जाम था। अब आखिरकार दनो के साथ ये क्या हो रहा था वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगले सीन में हम दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी कि उसे कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं और कैसे वो टेलीपोर्ट होकर एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दनो को बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम है और उसका हार्ट वीक है, जिस वजह से उसने कुछ टाइम पहले हार्ट सर्जरी कराई थी। इसीलिए उसे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम उसकी हार्ट सर्जरी की वजह से है या फिर उसकी नई मेडिसिन की वजह से। पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसा उसके साथ स्ट्रेस और ओवरवर्क की वजह से हो रहा है और उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर उसे कॉमिक बुक से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। जिसके बाद हम क्योंग को कार में उसके फादर के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे दनो के साथ हॉस्पिटल ना जाने के लिए डांट रहे थे क्योंकि उनका एजेंडा दनो के फादर के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड कराना था। अब सीन फिर से दनो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ उसे फिर से वियर्ड साउंड सुनाई देती है और अचानक से ही उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है जहाँ वो बहुत ही स्वीट साउंड में क्योंग को ग्रीट करती है। क्योंग उससे उसकी हॉस्पिटल विजिट के बारे में पूछता है जिसका वो बहुत स्वीटली जवाब देती है, लेकिन क्योंग रूडली अपनी मेस्ड अप लाइफ के लिए उसे ब्लेम करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन क्योंग इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे शांत और इनोसेंट लड़कियां पसंद है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत चुलबुली है। फिर से यहाँ पर पेज पलटने की आवाज़ के साथ दोनों का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो क्योंग को बुरा भला कहने लग जाती है, जो हमें थोड़ा अजीब लगता है। और ये पन्ना पलटने वाली आवाज़ के साथ साथ दोनों बहुत से चेंजेस इवन फील करती है, जैसे कि कभी वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो कभी वो प्रोजेक्ट बना रही होती है, कभी वो कैफेटेरिया में होती है या फिर कभी वो रोड पर। और ये सारे शिफ्ट्स बिल्कुल रैंडम होते हैं, कभी कभी घंटों बाद या फिर कभी कभी एक दिन के बाद। अगले सीन में हमें एक मिस्टीरियस लड़का दिखाया जाता है, पर उसका फेस हम नहीं देख पाते, लेकिन उसके हाथ में एक कट का निशान होता है। तभी हम दोनों को लाइब्रेरी में आते हुए देखते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी आकर बहुत सी बुक्स पढ़ती है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। तभी एक बुक उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है जिसका नाम सीक्रेट होता है और उस बुक को टच करते ही उसे कुछ विजुअल्स दिखते हैं, जैसे क्योंग ने उसका हाथ पकड़ा है और कैफेटेरिया में उस पर करी गिर गई है। पर वो उस समय शॉक हो जाती है जब क्योंग उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और उसके साथ वही सब हो रहा था जो अभी अभी कुछ देर पहले उसने अपने विजन में देखा था। जिस बात से घबराकर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगले सीन में एंट्री होती है हमारे एक और मेन कैरेक्टर की जिसका नाम जिनमी चे है, लेकिन स्टूडेंट्स में वो ड्राई स्कूट फेरी के नाम से फेमस है और लड़कियां भी उसकी गुड लुक्स की वजह से उसे बहुत पसंद करती हैं। कैफेटेरिया में खाना सर्व करते टाइम जिनमी चे दनो से उसके पेल फेस को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब दनो उसे बताती है कि शायद वो मेमोरी लूज कर रही है, जिसे सुनकर जिनमी चे दनो को एक स्ट्रेंज लुक देता है। अब क्योंकि दनो ने अपने विजन में देखा था कि उसके और जूडा के ऊपर खरी गिर जाएगी, इसीलिए वो खुद को और जूडा को बचाने की पूरी कोशिश करती है।
लेकिन आखिरकार उन दोनों के ऊपर करी गिर ही जाती है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने विजन में देखा था। तब वहाँ खड़े सारे बच्चे उनका मजाक बनाने लगते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पर नमजू वहाँ पर आकर उनमें से एक बच्चे का फ़ोन तोड़ देता है और दानो की हेल्प करता है। अगले सीन में हम दानो को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने फ्यूचर विजन्स के ख्यालों में खोई हुई थी और वो इस कंक्लूजन पर पहुँचती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। तब खुद से बातें करते हुए वो क्लास के बीच एकदम से खड़ी हो जाती है और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वो नर्स ऑफिस जाने का बहाना करती है। लेकिन वो बाहर जाकर फिर से फ्यूचर देखने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। उल्टा उसकी अजीब हरकतें देखकर टीचर को लगता है कि उसे सच में डॉक्टर की ज़रूरत है और ये सीन बहुत ही फनी होता है। तब टीचर उसे नर्स ऑफिस ले जाने के लिए क्योंग को भेजता है, ये कहकर कि वो उसका फियांसे है। बाहर जाकर क्योंग उसे अपनी एम्बैरेसिंग हरकतें बंद करने के लिए कहता है और बहुत रूडली उससे कहता है कि वो किसी बीमार लड़की को कभी भी पसंद नहीं कर सकता। तब दानो उसे रिप्लाई करने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है और वो ना चाहते हुए कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद हम दानो को छत पर देखते हैं, जहाँ वो ये सोच रही थी कि आखिर वो कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर पाई, और अचानक से वो किसी ब्लैक होल जैसी चीज़ को अपने सामने देखती है, जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा था, और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर उसकी नज़र नीचे खड़ी जिमी जय पर जाती है, जो उसी ब्लैक होल जैसी चीज़ को देख रहा था, और दानो के देखते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो कैफेटेरिया में जाकर जिमी जय से पूछती है, पर वो ऐसी किसी चीज़ को देखने से इनकार कर देता है। लेकिन दानो समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है, और वो उसके पास वही सीक्रेट वाली बुक देखती है जो कि उसने लाइब्रेरी में देखी थी। अब वो फिर से लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वो उसी ब्लैक होल को देखती है और वो उसके अंदर अपना हाथ डालती है, लेकिन वो होल उसे अपने अंदर खींचने लगता है, पर दानो उसके अंदर जाने से किसी तरह से खुद को रोक लेती है। अब वो वापस से जिमी जय के पास जाकर उसे सच बताने को कहती है। तब यहाँ पर इस सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि दानो के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं, और ये लोग एक कॉमिक बुक वर्ल्ड में रहते हैं। अब इन सब बातों पर बिलीव करना दानो के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर जिमी जय उसे बताता है कि ये सब सच है और वो एक कॉमिक कैरेक्टर है, और दानो ने अभी तक जितना भी टाइम ट्रैवल किया है वो इस सभी का रिजल्ट है, क्योंकि जैसे जैसे कॉमिक बुक की स्टोरी आगे बढ़ती रहती है वो वैसे वैसे अगले सीन में पहुंचती जाती है। इन बातों से दानो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी सारी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करने लगती है, और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी मेमोरीज, उसका एग्जिस्टेंस सब कुछ फेक है। पर अपनी आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करके वो कंक्लूड करती है कि वो इस कॉमिक बुक की फीमेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि फीमेल लीड है, क्योंकि वो अपनी वेल्थी फैमिली की इकलौती बेटी है जिसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और उसका बर्थ हार्ट प्रॉब्लम के साथ हुआ था, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो स्कूल की सबसे कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लड़की है, जो प्रूव करता है कि वो फीमेल लीड है। अब उसके इन्हीं सारे थॉट्स के साथ वो स्कूल में जाती है, जहाँ जहाँ कर वो सोचती है कि अगर वो फीमेल लीड है तो मेल लीड में कौन है। तभी उसे लगता है कि मेल लीड A3 में से कोई एक होगा, पर उसे तब बुरा लगता है जब A3 के सभी लड़के उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, और दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी वीक हार्ट की वजह से वहीं पर बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने क्योंग को देखती है और सोचती है कि यही फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि वो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम दोनों को स्कूल बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं, पर तभी पन्ना पलटने की आवाज़ आती है और सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लड़के जूडा को परेशान करने लगते हैं। तब दानो को लगता है कि उसे मेन लीड आकर बचाएगा, और वहाँ पर नमजो की एंट्री होती है, जिससे उसे लगता है कि नमजो उसके लिए आया है। पर जब वो वहाँ पर आकर कहता है कि जूडा उसकी गर्ल है और उसे कोई भी टच नहीं करेगा, उस मोमेंट पर दानो को फ्लैशबैक्स के जरिए रियलाइज़ होता है कि जहाँ जहाँ पर उसे लग रहा था कि नमजो ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया है वो उसके लिए नहीं बल्कि जूडा के लिए था, जो हर उस सीन में उसके साथ खड़ी थी, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि मेन लीड में नमजो और जूडा है। दूसरी तरफ हम उसे मिस्टीरियस स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि नमजो और जूडा के आसपास क्राउड को देख रहा था, और उसके हाथ में एक स्केच भी होता है। अगले सीन में दोनों दौड़ कर जाती हैं और उस सीक्रेट बुक के कैरेक्टर्स को पढ़ती है, जिसमें वो देखती है कि नमजो, जूडा और डुआ मेन कैरेक्टर्स हैं, क्योंग उसकी दोस्त सैमी और बाकी बुली गर्ल्स और बॉयज सेकंड मेन कैरेक्टर हैं, और बेचारी दोनों एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसका काम बस नमजो और जूडा को करीब लाना है। ये सब देखकर वो राइटर को बहुत बुरा भला कहती है और बोलती है कि उसे बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बनकर नहीं रहना है। और इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, वो अपने आप को अगले सीन के लिए आर्ट रूम में पाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। फिर टीचर दानो को पेंटिंग में मॉडल बनने के लिए बुला लेती है। जब दानो आगे जा रही होती है तब वो बेंच से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से नमजो की पेंसिल नीचे गिर जाती है।
जो कि नामजो और जूडा को पास लाने के लिए एक मोमेंट था। इसे देखकर डनो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर टीचर सभी बच्चों को काम एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद सभी बच्चे नामजो का स्केच देखने लगते हैं जो कि उसने जूडा को देखकर बना रहा था। अब सबका अटेंशन अपनी तरफ ना देखकर डनो बहुत वियर्ड पोजेस देने लगती है, पर उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। इसी बीच वो अपने पीछे रखे एक स्टैचू को एक्सीडेंटली तोड़ देती है और उसके ऐसा करते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो गुस्से में एक और स्टैचू को तोड़ देती है, पर जैसे ही वो ऐसा करती है टाइम फिर से चेंज हो जाता है और सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे वहाँ पर कुछ ना हुआ हो। अगले सीन में दनो देखती है कि सभी टेबल्स और चेयर्स हवा में उड़ रहे थे और जिमी चाय वही सीक्रेट बुक पढ़ रहा था और वो उससे उन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगती है जो भी उसके साथ हुआ। इसीलिए जिमी चाय उसे एक मॉडल के थ्रू समझाता है जो कि उसके स्कूल के जैसा दिख रहा था और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भी कुछ होता है वो स्टेज पीरियड में होता है जैसा राइटर चाहता है इसलिए, और जब वो लोग स्टेज पीरियड में होंगे तब वो चाहकर भी राइटर के अपोजिट बिहेव नहीं कर सकते, और जब वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करती है तब वो शैडो पीरियड होता है। उस पीरियड में चाहे वो जो कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले सीन में जब स्टेज पीरियड होगा तब चीज़ें उस तरह से ही होंगी जैसे राइटर ने लिखा है, और वो जो कुछ भी शैडो पीरियड में करेंगे वो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को याद रहेगा जो कि सेल्फ अवेयर है, जैसे कि जिमी चाय और डन हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन कैरेक्टर्स में ईगो डेवलप हुआ और यही इनकी सेल्फ अवेयर होने का रीज़न है। अब यहाँ पर दानो ये डिसाइड करती है कि वो अपने फेट को चेंज कर रहेगी और वो राइटर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगले सीन में म्यूजिक क्लास के दौरान वो हैप्पीली डांस करती है, पर सीन वापस से चेंज हो जाता है जहाँ वो समझ जाती है कि वो स्टेज पर है और इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही। जिसके बाद हम क्योंग को देखते हैं जो दनो से बात कर रहा था और वो अपनी फादर की कंपनी में दनो के फादर के इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण उसे ब्लेम करता है और वो खुद ही एज्यूम कर लेता है कि ये सब दनो ने इसलिए किया क्योंकि क्योंग ने उसका लव एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पर दनो बोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्टेज पीरियड में वो सिर्फ वही लाइंस बोल पा रही थी जो कि राइटर ने उस कॉमिक के अंदर लिखी थी, जिस बात से उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि इस कॉमिक के अंदर उसे ऐसे दिखाया गया था कि वो क्योंग के प्यार में पागल है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी किस्मत को चेंज कर रहेगी। अगले सीन में जब दनो अपनी लॉकर के पास होती है तभी उसे विजन आता है कि वो स्टेयर से नीचे गिर गई है और क्योंग उसे नर्स ऑफिस लेकर जाता है जहाँ उसका लेग फ्रैक्चर हो गया था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है, पर उसे जिमी चाय की कई बात याद आती है कि वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती, इसीलिए वो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर जब दनो लाइब्रेरी में होती है तब वो नोटिस करती है कि सेकंड मेन लीड की एंट्री हो चुकी है और वो और कोई नहीं बल्कि दुआ है। लाइब्रेरी से बाहर जाते वक्त वो बुक्स का एक बहुत बड़ा स्टैक कैरी कर रही थी जिससे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसे कुछ बुक्स नीचे गिर जाती हैं। तब एक लड़का उन्हें उठाकर वापस रख देता है, पर दनो उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन वो देखती है कि उस लड़की की हथेली पर एक कट का मार्क बना हुआ है और हम समझ जाते हैं कि ये वही मिस्टीरियस लड़का है जिसकी झलक हम पहले भी देख चुके हैं। जिसके बाद हम दनो और उसके फादर को क्योंग और उसके फादर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ क्योंग के फादर उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करते हैं, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है, पर क्योंग इसे खुश नहीं दिखता। अगले दिन स्कूल में दनो जूडा को देखती है जो कि क्लास में डांस करते हुए सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर डुआ आ जाता है जो उसकी काफ़ी तारीफ करता है, जिसे सुनते ही वो समझ जाती है कि डुआ उसे लाइक करता है, पर वो उसके लिए बुरा फील करती है क्योंकि वो सेकंड मेन लीड है। जिसके बाद हम दनो को प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए देखते हैं जो कि खुद को सीढ़ियों से गिरकर बचाने के लिए उसने पहने हुए थे, लेकिन फिर से पन्ना पलटने की आवाज़ आती है और स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ हम दनो को सैमी के साथ स्टेयर्स पर देखते हैं। सैमी उससे कहती है कि वो नमजो को पहले से लाइक करती है, पर जूडा बीच में आ गई। तभी दनो के सामने से वही मिस्टीरियस लड़का गुजरता है और वो उसके पीछे चलने लगती है, पर उसके पैर फ्रीज हो गए थे। तभी सामने से जूडा आ रही होती है और सैमी उसे धक्का दे देती है और जैसे ही उसे बचाने के लिए दनो मुड़ती है तब वो स्टेयर से नीचे गिरने लगती है और सोचती है कि जेमी चाय ने सही कहा था कि वो स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, पर वो उस मिस्टीरियस स्टूडेंट के बैक पर जाकर गिरती है, जिससे वो मिस्टीरियस लड़का उसे क्विकली पकड़ लेता है और दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। पर वो खुद को सेव करने वाले का फेस देखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें नर्स ऑफिस में खुलती है जहाँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा उसने अपने विजन में देखा था, और उसे सिर्फ घुटने पर छोटी सी चोट लगी थी। ये देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और वो सैमी से पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, जिससे उसे पता चलता है कि क्यों ही उसे यहाँ पर लेकर आया था, पर उसे बचाने वाले का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा। बाहर जाकर दनो दुआ से मिलती है, जहाँ वो रूम के बाहर से जूडा को देख रहा था
जिस पर दनो कहते हैं कि तुम अंदर जाकर उससे बात करो और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर वो दुआ की बैग को देखकर कुछ सोचने लगती है और फिर वो अपने बैग से उसके बैग पर हिट करती है, पर उसे वैसा कुछ भी नहीं फील होता जैसे उस मिस्टीरियस लड़की के साथ हुआ था। और उसकी हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ हो गई थी, जिससे वो समझ जाती है कि दुआ वो लड़का नहीं है। जिससे उसके मन में थोड़ी हिम्मत आती है और वो सोचती है कि शायद वो उस मिस्टीरियस लड़के से मिलकर अपनी फेट को चेंज कर पाएगी। फिर वो स्कूल के सभी मेल स्टूडेंट की बैग को हिट करती है, इसी होप में कि वो उस मिस्टीरियस लड़की से मिल पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो उस मिस्टीरियस लड़के को अपने पास आने का मौका देगी, इसीलिए वो डक बॉल में पार्टिसिपेट करती है ताकि वहाँ पर कोई उसे हिट करे और वो मिस्टीरियस लड़का उसे बचाने आए। और सच में ऐसा ही होता है, जहाँ वो लड़का उसे बचा लेता है तब वो उसके हाथ में कट के निशान को नोटिस करती है और जैसे ही वो उसकी तरफ टर्न होती है सीन चेंज हो जाता है। फिर वो अपने आप को नर्स ऑफिस में पाती है, जहाँ वो उठ नहीं पाती और रियलाइज़ करती है कि वो स्टेज पर है और जब तक ये सीन एंड नहीं होगा वो उठ नहीं पाएगी। तभी जूडा नमजू से मिलने आती है, जहाँ सैमी और वो बुली गर्ल्स उसे अंदर ही लॉक कर देती हैं। अब डनो खुद बाहर निकलकर रूम लॉक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बचाने तो नमजो आएगा। अगले सीन में वो बुली लड़कियां और सैमी नमजो और जूडा को एक साथ देखती हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फिर से बुली करने के लिए उस पर पानी फेंकने का प्लान बनाती है। लेकिन दनो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर जिस अम्ब्रेला से वो उसे प्रोटेक्ट करती वो फटा हुआ था, इसीलिए वो उसे अपना ब्लेजर देकर चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने वो निशान लाइब्रेरी में एक लड़के के हाथ पर देखा था, इसीलिए वो उसे लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ वो विंडो से उस लड़के को बाहर गार्डन में बैठा हुआ देखती है। अब जैसे ही वो उसे बाहर देखने जाती है वो वहाँ पर नहीं होता। तब वो उसी अम्ब्रेला को पेड़ पर टंगा देखकर उसे उतारने की कोशिश करती है और वो मिस्टीरियस लड़का वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करता है। तब उसे देखकर दनो उसके पीछे दौड़ते हुए अपना अम्ब्रेला ओपन करती है और फाइनली दनो के साथ साथ हम भी उस मिस्टीरियस लड़के का चेहरा देख पाते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती वो अपने स्टेज पीरियड के लिए हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए दुआ आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से बीमार हो गई। इसके रिप्लाई में वो कहती है कि वो नहीं जानती वो बीमार है या फिर नहीं, और उसके साथ तो वही सब हो रहा था जो राइटर चाहता था। तब उसकी बातों को दुआ बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है दोनों वापस से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। उसी वक्त दुआ कहता है कि वो कुछ दिनों से कुछ अजीब बर्ताव कर रही है और स्कूल में उसका हर लड़की की बैग को चेकआउट करना बिल्कुल भी क्यूट नहीं था, जिसे सुनते ही दनो शॉक हो जाती है क्योंकि वो शेडो पीरियड की एक्टिविटी जो किसी भी कैरेक्टर को याद तक नहीं रहती जब तक उसे सेल्फ रियलाइजेशन ना हुआ हो। ये सुनते ही वो दुआ से पूछती कि क्या तुम्हें ये सारी बातें याद है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। अब वो उसे हॉस्पिटल के एक कॉर्नर में लेकर जाती है, जहाँ वो उसकी नाक पे एक टक्कर मारती है, जिससे दुआ की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब उसकी इस हरकत पर दुआ उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तब दनो उससे सवाल करती है और पूछती है कि क्या उसे ऐसा लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट होकर एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में पहुंच जाता हो, जिस पर वो हाँ कहता है। तब दनो उसे बताती है कि अब वो सेल्फ अवेयर हो गया है और कहती है कि हम लोग एक कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं, जिसकी बातों पर दुआ को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और दनो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि स्टेज पीरियड के आते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगले सीन में दुआ अपने बड़े भाई से मिलता है, जो कि दनो का डॉक्टर भी था, और वो रियलाइज़ करता है कि उसकी नोज ब्लीडिंग बंद हो चुकी है और जो बैग उसने बाहर गार्डन में छोड़ दिया था वो अपने आप ही उसके हाथ में आ गया था, जिसे देखकर दुआ को भी दनो की बातों पर यकीन हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि दनो स्कूल लॉबी में होती है और सोचती है कि जब वो उस मिस्टीरियस लड़की से फिर से मिलेगी तब वो उससे क्या कहेगी। तभी वो लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और दोनों नोटिस करती है कि उसके नेम बैच पर कोई भी नाम नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे अजीब तरह से घूरता रहता है। अब फिर से एक पेज टर्न होने की साउंड आती है और हम दोनों को अपनी सीट पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर बेक्योंग आकर उसे कहता है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसकी हार्ट कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। जिसे सुनकर उसे अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि उसकी फिक्र करने के लिए थैंक यू। अब जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है तब दोनों उस लड़की की तरफ देखती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। फिर वो क्लास के रिकॉर्ड्स चेक करती है, लेकिन उसके अंदर भी उसका कोई नाम नहीं था। उसकी जगह पर सिर्फ नंबर 13 लिखा हुआ था, जिसे देखकर दोनों को खुद से भी ज़्यादा उसके लिए बुरा फील होता है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस तो दूर, उसका नाम भी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होकर सॉकर मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़के सिर्फ नमजू के लिए ही चेयर कर रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान सिर्फ नंबर 13 पर था, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी नंबर 13 को देखा है, जिसका जवाब वो ना में देती है।
दूसरी तरफ हम दुआ को देखते हैं जो कि टेरेस पर अकेला वायलिन बजा रहा था और खुद से कह रहा था कि उसे दनो से बात करनी ही होगी, पर वो ये वायलिन क्यों बजा रहा है। और वो वायलिन बजाते बजाते रोने लगता है। तभी वहाँ पर जूदा आती है जो उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। और इस पॉइंट पर दुआ जूदा के आसपास फ्लावर्स बनी हुई देखता है जिसे जूदा खुद नोटिस नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में हम जिनमिचाई और दनो को एक साथ किचन में देखते हैं। तभी वहाँ पर दुआ आता है जहाँ पर दनो उसे उस सीक्रेट वाली बुक दिखाती है और बताती है कि उसे भी लगता था कि वो मेन कैरेक्टर है, लेकिन असलियत में वो दोनों ही बस साइड कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर वो अपने नजरिए से देखे तो वो इस कॉमिक बुक के मेन लीड होंगे और वो अपने इस फेट को बदल कर रहेगी। अब इससे पहले वो कुछ और कहती वो टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ उसके फादर भी होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब डॉक्टर नर्स को उसके साथ बाहर भेजकर उसके फादर को बताते हैं कि वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। और ये बात दोनों भी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फेट को बदल कर ही रहेगी क्योंकि उसे अभी नहीं मरना है। अगले सीन में दोनों नंबर 13 के बारे में सोचते हुए उसे विंडो से बाहर बैठा हुआ देखती है। इसके बाद वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि उसे चेक करना है कि क्या सच में नंबर 13 उसका फेट चेंज करने में हेल्प करेगा। जब वो नीचे स्टेयर्स पर पहुंचती है तब नंबर 13 को ऊपर जाता हुआ देख वो उसके पीछे दौड़ती है और गिरने लगती है, जिसे नंबर 13 उसका हाथ पकड़कर बचा लेता है और वो अपने हाथों को ऐसे देखता है जैसे उसने पहली बार किसी को टच किया हो। फिर वो उसे साइंस लैब चलने को कहती है और नंबर 13 बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लैब में पहुंचते ही वो अपने एक विजन को याद करती है जो कि उसने अभी कुछ देर पहले देखा था और उससे कहती है कि वो देखना चाहती है कि क्या नंबर 13 सच में उसके फेट को बदल सकता है। और वो उसे समझाती है कि कुछ देर में लैब के अंदर वो आइस बॉक्सेस लेकर आएगी और वो उनके ऊपर गिर जाएगी, लेकिन उसे गिरने से बचाना होगा। जिसे सुनकर नंबर 13 कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे देखता रहता है। अगले सीन में दनो स्टेज पीरियड में पहुंच जाती है जहाँ पर जूडा आइस बॉक्सेस को कैरी कर ले जा रही थी। तब दनो उसकी मदद करती है। अब जैसे ही दनो क्लास में पहुंचती है, क्लासरूम में दनो के टकराने से नमजू का फोन नीचे गिर जाता है जिसे वो दनो को उठाने के लिए कहता है, पर जूडा उसे खुद ही उठाने को कहती है, जिससे उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और ये देखकर दोनों नंबर 13 को इशारा करती है और जैसे ही नमजू जब उनके पास आने के लिए बढ़ता है तब वो दोनों बॉक्सेस से टकरा जाती हैं, जहाँ पर नंबर 13 दोनों के साइड के बॉक्सेस को और उसे गिरने से बचा लेता है। पर नमजू और जूडा एक साथ गिर जाते हैं और दोनों नोटिस करती है कि उसने और नंबर 13 ने मिलकर स्टोरी के अंदर चेंज किया है, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा ही सही। जिसके बाद हम दोनों और सैमी को साथ में शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सैमी नमजू और जूडा की बातें कर 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 दोनों को पका देती है और वहाँ दोनों अपने लिए एक किचन भी खरीदती है। दूसरी तरफ हम जूडा को देखते हैं जो कि एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी उसके स्टोर पर एक बदतमीज कस्टमर आता है जो कि उसके ऊपर सैंडविच फेंकने वाला था, पर वहाँ पर दुआ आकर उसे बचा लेता है। फिर दुआ उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में जूडा उसे उसका गार्डियन एंजल कहकर बुलाती है और दुआ उसे कहता है कि वो हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती है। तभी वहाँ पर नमजू आ जाता है जो कि जूडा को दुआ के साथ में देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जवाब में दुआ कहता है कि वो सिर्फ जूडा की हेल्प कर रहा था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दोनों के फादर उससे वर्ल्ड टूर पर जाने की बात करते हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो स्कूल को बहुत मिस किया करती थी, इसीलिए अब वो अपने स्कूल को मिस नहीं करना चाहती। फिर वो अपने डैड से स्कूल कैंप पर जाने की परमिशन लेती है, जिसकी परमिशन उसके डैड उसे दे देते हैं। पर दानो ये सोचती है कि क्या स्क्रिप्ट राइटर उसे वहाँ पर जाने देगा या नहीं। स्कूल जाकर दानो को ये पता चलता है कि इस बार ट्रिप कोरिया में ही है और इस लोकेशन को नमजू ने ही चूज किया है। इतना ही नहीं, नमजू इस ट्रिप का पूरा खर्चा भी उठा रहा है ताकि जूडा भी वहाँ पर जा सके। जिसके बाद दोनों जिनमिचैन के पास जाती है जहाँ वो उससे बातें कर रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर बैठे नंबर 13 पर जाती है, लेकिन जिनमिचैन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि नंबर 13 के हाथ में चोट लगी होती है, इसीलिए वो फर्स्ट एड ढूंढने के लिए एक रूम में जाता है जहाँ पर दोनों उसकी हेल्प करती है और एक स्टूल पे चढ़कर बैंडेज का बॉक्स निकालती है, लेकिन वो स्टूल से गिरने ही वाली थी पर नंबर 13 उसे बचा लेता है और यहाँ पर दोनों एक बहुत ही अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। फिर दोनों उसकी चोट पर एक बैंडेज लगाती है और नंबर 13 भी दोनों की चोट पर बैंडेज लगाता है, क्योंकि जब वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी तब वो गिर गई थी। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और दोनों जब भी नंबर 13 से मिलती है वो उसे अपने बारे में याद दिलाती रहती है ताकि वो उसे याद रख सके और वो उसका फेट चेंज करने में उसकी मदद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ट्रिप स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर दोनों बहुत ही खुश होती है, पर जैसे ही उसके स्टेज का सीन आता है तब वो अपने आप ही अपसेट हो जाती है और उसके हाथ में रखे गिफ्ट को लेकर वो बेकियों के पास जाती है
और उसे वो गिफ्ट दे देती है, जिसे वो फेंक देता है और कहता है कि उसे ये नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर दनो रोने लग जाती है, पर जैसे ही स्टेज खत्म होता है तब वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो सभी बस में होते हैं तब नमजू जूडा को फूड ऑफर करता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। पर दनो उसे लेकर कहती है कि वो जूडा के साथ उसे शेयर करेगी, और नमजू समझ जाता है कि वो उसकी हेल्प कर रही है। तब दनो भी समझ जाती है कि वो सिर्फ उन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ ट्रिप पर आई है। बीच पर पहुंचकर दनो एक विजन देखती है जहाँ वो पानी में जा रही थी, जिसे देखकर वो सोचती है कि अगर वो पानी में जाएगी तो नंबर 13 उसे बचाने आएगा। अब जैसे ही स्टेज पीरियड शुरू होता है तभी वहाँ पर बेक्योंग आकर दनो का लव स्टोन ब्रेक करता है और उसे गुस्से में पानी के अंदर फेंक देता है, क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था और वो ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था। अब दनो रोते हुए ना चाहते हुए पानी में जाकर उस स्टोन को ढूंढने लगती है और ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है। राइटर ने दनो का स्टेज कैरेक्टर बिल्कुल उसके रियल कैरेक्टर से अपोजिट बनाया था, जहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे थे लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता, और दनो समझ जाती है कि वो लोग राइटर के अगेंस्ट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब वो स्टोन पर से अपनी उस विश को काट देती है जिसमें उसने बेक्योंग का साथ लिखा हुआ था, और उसे चेंज कर कर लिख देती है कि वो जीना चाहती है। फिर वो उसका एक टावर बनाने लगती है ताकि वो विश पूरी हो सके, लेकिन वो जितनी बार भी कोशिश कर रही थी वो टावर गिर जा रहा था, जिस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर नंबर 13 उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन दनो कहती है कि कोई फायदा नहीं है, तुम जितनी बार भी कोशिश करोगे ये स्टोन गिर जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही नंबर 13 वो स्टोन रखता है इस बार वो नहीं गिरता, और हम उसको पहली बार बोलते हुए सुन पाते हैं जहाँ वो दनो का नाम पुकारता है। दनो बेक्योंग को बाकी लड़कियों के साथ देखती है, जहाँ वो लड़कियों दोनों को देखकर कहती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर। अब क्योंकि दनो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसकी बैक पर जोर से हिट करती है और पागल कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो एक और विजन देखती है। अब सभी लोग अपनी पेयर के अकॉर्डिंग हाइकिंग में चले जाते हैं, जहाँ चलते चलते दनो के हाथ में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। तब बेक्योंग उससे वही लाइंस कहता है जो उसने अपने विजन में देखी थी, और वो दनो को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, और सब चीज़ें ठीक वैसे ही होती है जैसे उसने अपने विजन में देखा था। लेकिन इस सब के बीच वो मैप याद करने के बाद भी फॉरेस्ट में सच में खो जाती है, और उसकी टॉर्च की बैटरी भी ओवर हो जाती है। इसीलिए वो एक जगह बैठकर गाना गाने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, और उसे लगता है कि वो बेक्योंग होगा, जो कि उसके विजन के हिसाब से उसे बचाने के लिए आया होगा। लेकिन वहाँ पर बेक्योंग की जगह नंबर 13 होता है, जिसे देखकर दनो सरप्राइज हो जाती है। फिर नंबर 13 उसे लेकर एक बहुत ही अच्छी जगह पर जाता है, जहाँ पर वाटरफॉल भी था, और वो दोनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तब दोनों को ठंड लग रही होती है, और वो नंबर 13 को कहती है कि इस सीन में तुम्हें अपनी शर्ट निकाल कर मुझे देनी चाहिए। तब वो अपनी शर्ट के साथ साथ अपनी टी शर्ट भी निकाल कर उसे देने लगता है, लेकिन दनो उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो अपनी शर्ट निकाल कर उसे देता है, और यहाँ पर वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर दनो नंबर 13 का नाम हारू रखती है। अगली सुबह बेक्योंग दनो के पास आकर उससे पूछता है कि वो कहाँ पर थी, और उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिसे सुनकर दनो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि वो स्टेज सीन नहीं था, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब दनो फिर से हारू के पास जाकर उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके बारे में भूल गया होगा, और उसकी स्केचबुक देखकर उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। फिर वो दोनों साथ में ट्रेजर हंटिंग पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक वुडन कीचेन था, और जैसे ही हारू उसे छूता है उसके हाथ की चोट में बहुत जोर से दर्द होता है। अगले सीन में हम दोनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर कुछ बुली लड़कियां उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि उसे अपने हाथ ठीक कर लेना चाहिए ताकि वो बेक्योंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जहाँ उनकी बातों को नज़रअंदाज करके दनो कहती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और जैसे ही वहाँ पर बेक्योंग आता है तभी सभी बुली लड़के दनो का रास्ता छोड़ देते हैं। क्लासरूम में एक लड़का स्कूल ट्रिप्स की सभी फोटोज़ को सेल कर रहा था, जहाँ सैमी दनो के लिए भी 2 फोटोज़ खरीद लेती है, जिनमें से एक में वो बेक्योंग के साथ थी और दूसरे में वो हारू के साथ। अब दोनों बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो वाली पिक्चर पिक करती है जिसके बैकग्राउंड में हारू था, और जब बेक्योंग देखता है कि दनो ने उसकी वाली फ़ोटो नहीं ली तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में दुआ दनो से मिलता है, जहाँ दनो उसे बताती है कि वो छोटे छोटे चेंजेस कर रही है ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज ला सके, जिस पर दुआ कहता है लेकिन वो तो जूड़ा को हमेशा सिर्फ जाते हुए ही देख पाता है। तभी दनो को जूड़ा दिखाई देती है और वो दुआ को उससे जाकर बात करने का सजेस्ट करती है। आगे दनो जिनमी चैन से मिलकर उसे बताती है कि उसने नंबर 13 को हारू नाम दिया है, जिसे सुनकर वो उसे बताता है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर का नाम मिलने से वो अपनी मनमर्जी करते हैं और ऐसा करने से बहुत ही गलत होगा, लेकिन दनो इसे सीरियसली नहीं लेती। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं,
जो कि आर्ट रूम में दनो के स्केच को ड्रॉ करते हुए दिखाया जाता है। वहीं जिनमी चाय को लाइब्रेरी में दनो की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो लाइब्रेरी के उस कोने में पहुंच जाता है जहां पर दनो की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स हारू ने ड्रॉ की थी। अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि बेक्योंग से जाकर पूछता है कि क्या उसके पास वो कीचेन है जो उसे दनो ने गिफ्ट किया था, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि उसने वो फेंक दिया। अब यहाँ पर बेक्योंग उससे उसका नाम पूछता है, तब वो उसे अपना नाम हारू बताता है। क्लासरूम में हम देखते हैं कि दनो बुक के थ्रू हारू को ही देख रही थी, जिसके बाद हम दनो और हारू को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर भी दनो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। और जैसे ही हारू भी उसकी तरफ देखता है तब वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो उसे ना देख रही हो। अब हारू उसके बगल में आकर ही बैठ जाता है और बोलता है कि वो सनलाइट की वजह से यहाँ पर आकर बैठा है। फिर वो वहाँ बैठकर अपने हाथ से शेडो बनाने लगता है और उसे देखकर दोनों भी ऐसा ही करती हैं, जिससे उसकी वॉच चमककर हारू की आंखों पर शाइन कर रही थी और उसे देखकर दोनों हंसने लगती है और वो दोनों साथ में बहुत ही इनोसेंट लग रहे थे। लेकिन बेक्योंग ये देखकर बहुत ही जेलस फील करता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी दोनों को पेज पलटने की आवाज़ सुनाई देती है और बेक्योंग वहाँ पर आकर हारू को उठाता है और उसे शेफ पर धक्का दे देता है, जिससे हारू के सर से ब्लीडिंग होने लगती है और ये देखकर दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट बताने में बहुत ही सोच रहे थे। तब दोनों डॉक्टर से कहते हैं कि उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो बहुत ही इनोसेंटली कहती है कि वो अपनी स्टोरी चेंज कर देगी और अपनी लाइफ सेव कर लेगी। अब जब वो अपने घर जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी, जिससे उसे जिनमी चैन की बात याद आती है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर को नाम मिलने और उसके इंडिपेंडेंट एक्ट करने की वजह से बहुत ही बुरा होगा। दोनों जब स्कूल जाती हैं तब हारू उसकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर दोनों जिनमी चैन के पास जाती हैं और कहती है कि वो बहुत ही बुरी हैं, वो अब से हारू से नहीं मिलेगी और ना ही उससे बात करेगी क्योंकि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर जिनमी चैन उसकी सारी बातें सुनकर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, जिसके बाद क्लासरूम में दोनों हारू के टेबल पर कुछ मेडिसिन रख देती हैं, पर वो उसे टच भी नहीं करता। अब सीन बेक्योंग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों के फादर ड्रिंक करने के लिए गए थे, लेकिन दोनों वहाँ पर उनके साथ नहीं आई थी, जिससे बेक्योंग के फादर को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और जैसे ही दोनों के फादर वहाँ से जाते हैं तब बेक्योंग के फादर उसे थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो दोनों का ख्याल नहीं रख रहा था, और अगर वो ठीक से उसका ख्याल नहीं रखेगा तो दोनों के फादर बेक्योंग के फादर की कंपनी को एक्सपेंड करने में मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर बेक्योंग की स्टेप मॉम उसके फादर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेक्योंग उन्हें इस तरह नाटक करने से मना करता है और एज यूजुअल वो अगले दिन अपना सारा गुस्सा दोनों पर निकालता है, जहाँ वो उसकी हार्ट मॉनिटर वॉच को तोड़कर कहता है कि सिर्फ उसकी बीमार होने की वजह से उसको सब कुछ इजीली मिल जाता है। इस बीच दोनों कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो स्टेज पीरियड था। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और हारू आकर बेक्योंग को जोर से पंच करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर बेक्योंग उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर हारू कहता है कि उसके बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि स्टेज चेंज होते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हारू की बिगिनिंग दिखाई जाती है कि वो स्कूल में इधर उधर घूमते हुए सोच रहा था कि वो कौन है, और वो अपनी हथेली पर एक चोट के निशान को भी नोटिस करता है। फिर लाइब्रेरी की बुक शेल्फ में उसे वही सीक्रेट टाइटल वाली कॉमिक मिलती है और बाहर जाने पर उसे वो ब्लैक होल जैसी चीज़ भी दिखाई पड़ती है और वो देखता है कि उस चीज़ को दनो और उसके अलावा और कोई भी नहीं देख पा रहा था। क्लासरूम में जाकर वो दनो का नाम पुकारता है और पहली बार वो खुद की आवाज़ को सुनता है। तब दनो उसकी आवाज़ सुनती है पर उसे कोई भी नहीं दिखता और हारू अपनी नेम टैग को देखकर सोचता है कि उसे तो खुद का नाम भी नहीं मालूम, फिर उसे दनो का नाम कैसे याद है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हारू दनो को लेकर जा रहा था। अब बेक्योंग भी वहाँ से चला जाता है। तब रास्ते में उसे दुआ मिलता है जो उससे बोलता है कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि सारे बच्चों में सिर्फ तुम्हारे ही कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीन चेंज होते ही तुम्हारे कपड़े भी सूख जाएंगे। जिसे सुनकर बेक्योंग कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ दनो हारू से पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जिसके जवाब में हारू कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ। अगले सीन में दुआ जिनमी चैन से मिलकर कॉमिक वर्ल्ड के रूल्स के बारे में पूछता है और बताता है कि उसने शैडो टाइम में जूडा से जो भी बात की थी, पर स्टेज पीरियड शुरू होते ही उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जिस पर जिनमी चैन उसे समझाता है कि ये सब राइटर की मर्जी है और अगर राइटर चाहेगा तो तुम और जूडा कभी भी एक नहीं हो सकते। आप सीन शिफ्ट होकर दोनों पर आता है जहाँ वो टेरेस पर खड़ी होकर काफी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर बेक्योंग आ जाता है। तभी उनका स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है जहाँ पर बेक्योंग दनो के लिए एक न्यू हार्ट मॉनिटर वॉच लेकर आया हुआ था क्योंकि उसने उसकी पुरानी वॉच तोड़ दी थी।
लेकिन दनो उस वॉच को लेने से मना कर देती है और बोलती है कि अब उन दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो उन दोनों के एंगेजमेंट तोड़ रही है। और प्रॉमिस करती है कि उसके इस डिसीजन की वजह से उसके फादर को बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पहली बार राइटर ने उसके लिए उसकी मनपसंद की लाइन्स लिखी थी, जो वो हमेशा से बेक्योंग को बोलना चाहती थी। अब जैसे ही स्टेज खत्म होता है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बेक्योंग उसे रोकता है और बोलता है कि अभी भी उसने जो कुछ भी बोला है वो सब उसे वापस ले। लेकिन दनो वहाँ से चली जाती है। वहीं कॉमिक पढ़ने के बाद दुआ को भी समझ आ जाता है कि अब दनो के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो जिनमिचे से उसका सोल्यूशन पूछता है। लेकिन अब भी उसका सेम ही जवाब था कि राइटर के स्क्रिप्ट को कोई भी नहीं बदल सकता। अगले सीन में हम दुआ और दनो को देखते हैं, जहाँ पर दुआ उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आया हुआ था और वो उसे देखकर रोने लगता है, ये सोचकर कि अब तो दनो जल्द ही मरने वाली है। लेकिन दनो उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी स्टोरी बदल कर ही रहेगी, भले ही वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्यों ना हो। वहीं क्योंग की दनो के एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो स्कूल लॉबी में एक लड़की से लड़ाई भी कर लेता है। इवन वो अपने हाथ कांच पर भी मारने वाला था, लेकिन हारू आकर उसे रोक लेता है और उसके पूछने पर कि उसे इस सबसे क्या मतलब है और वो उसे क्यों रोक रहा है, जिस पर हारू कहता है कि क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। आगे हम फिर से हारू और दनो को साथ में देखते हैं, जहाँ पर हारू दनो से पूछता है कि उसे क्या क्या याद है, जिस बात को दनो टाल देती है। तभी वहाँ पर दनो की फ्रेंड सैमी और उसका एक और फ्रेंड आ जाता है और सैमी हारू के गुड लुक्स देखकर उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर दनो हारू को कैंटीन में लेकर जाती है, जहाँ पर बेचारा हारू तो कुछ ले नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसीलिए दनो खुद ही धक्का मुक्की कर बीच में घुस जाती है और उसके लिए सैंडविचेस लेकर आती है। अब जब वो सैंडविच खा रहा था तब चीज़ उसके लिप्स पर लग जाती है, जिसे दनो क्लीन करती है और इस पॉइंट पर हारू को कुछ अलग सी फीलिंग आती है। तभी दुआ वहाँ पर आकर इन लोगों को ज्वाइन करता है और बोलता है कि हारू से मिलकर मुझे समझ आ गया है कि दनो को उसकी बैग इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि वो सबसे अलग है। पर दनो उसे आगे कुछ बोलने से रोक देती है, जिस पर दुआ कहता है कि कोई बात नहीं, स्टेज शुरू होते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। पर दनो हारू को बताती है कि दुआ नामजो और जूडा की स्टोरी में सेकंड मेन लीड है, जिससे दुआ को भी समझ आ जाता है कि हारू को भी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। अगले सीन में हम इन तीनों को एक साथ किचन में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग हारू को स्टेज और शैडो पीरियड के बारे में समझा रहे थे। और वहाँ पर जैसे ही वो मॉडल के पपेट को टच करता है तो उसके हाथ में जो चोट लगी हुई थी उसमें दर्द होने लगता है। तभी जिनमिचे अंदर आते हुए कहता है कि जो चीज़ उसकी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। अब जैसे ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तब हम जिनमिचे के हाथ में एक और नई किताब देखते हैं। फिर वो जाकर लाइब्रेरी में चेक करता है, लेकिन वो सीक्रेट वाली बुक अपनी जगह पर नहीं होती। हॉलवे में उसे हारू मिलता है, जिससे वो कहता है कि अगर वो स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ में और भी ज़्यादा दर्द होगा और उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो दनो को स्टोरी चेंज करने से रोके, और यही उसकी डेस्टिनी भी है। इसीलिए वो राइटर के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। आगे हम दुआ और जुडा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर नामजो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और हम लोग समझ पाते हैं कि एक स्टेज पीरियड है। अब दुआ हारू के आने पर विंडो पर खड़ा होकर कहता है कि वो कितना स्टूपिड है जो जूडा को पसंद करता है, जिस पर हारू उसे कहता है कि उसका तो कैरेक्टर ही यही है। लेकिन दुआ तो सेल्फ अवेयर होने के बाद भी जूडा को पसंद करता है। फिर दुआ हारू से पूछता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहा है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो बस अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जिस पर दुआ उसे कहता है कि शायद वो तो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, लेकिन दुआ उसका काम तो सिर्फ जूडा को देखते रहने का है। अगले सीन में क्लासरूम में सभी बच्चों को नामजो की आलीशान बर्थडे पार्टी के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दानो को फिर से एक विजन आता है, जहाँ पर नामजो जूडा को शूज़ गिफ्ट करता है और अपनी बर्थडे पार्टी में सभी के सामने जूडा को ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है, जिसे देखकर वो दुआ के लिए काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो हारू और दुआ को इस डिस्कशन के लिए बुलाकर कहती है कि वो लोग मिलकर इस विजन को चेंज कर देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों हारू की तरफ बहुत ही उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि वही ये सब चेंज करने में उनकी मदद कर सकता था। लेकिन वो उन लोगों को मना करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जिनमिचेन ने उसे ऐसा करने से वार्न किया था। इसीलिए दोनों क्लासरूम के अंदर भी उसे मनाने लगती है, ताकि वो पार्टी में जाकर उन लोगों के साथ स्टोरी चेंज करने में मदद कर सके। तभी क्लासरूम में बेक्योंग वहाँ पर आकर दानो का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन उसके मना करने पर वो उसका हाथ मोड़ने लगता है, जिससे दर्द की वजह से दानो रोने लगती है। तब हारू बीच में आकर उन्हें अलग करता है और बेक्योंग से कहता है कि वो दानो से दूर रहे, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती, और दानो से कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए पार्टी में ज़रूर जाएगा, जिस बात से बेक्योंग को बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि दुआ बेक्योंग को समझाता है कि उसे दानो से बिल्कुल अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो सच में काफ़ी बीमार है। लेकिन उसकी बातों से अनॉय होकर बेक्योंग वहाँ से चला जाता है, जिसे रोककर दुआ उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है
और बोलता है कि उससे बड़ा कैरेक्टर नाम जो उसे स्टेज पीरियड में परेशान करता है और शैडो पीरियड में बेक्योंग। लेकिन ये सब बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बाहर दोनों हारू से मिलते हैं और दुआ को हारू से बातें करते हुए देखकर बेक्योंग उससे पूछता है कि क्या वो इसे जानता है, और यहाँ पर वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसने पहली बार हारू को देखा हो। अगले सीन में वो हारू की तरफ पॉइंट करके नामजो से पूछता है कि क्या उसने इस बंदे को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया है, जिसके जवाब में नामजो ना कहता है, और यहाँ पर वो पहली बार हारू को नोटिस करता है। अगले सीन में हम दुआ, दनो और हारू को नामजो की बर्थडे पार्टी के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों बात कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तीनों मिलकर इस स्टोरी को चेंज कर ही रहेंगे, चाहे वो बिल्कुल छोटा ही चेंज क्यों ना हो। लेकिन तभी पेज टर्न होने की आवाज़ आती है और स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, और दनो को हम बेक्योंग के साथ पार्टी में जाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंग वो उसके साथ यहाँ पर आई होती है। लेकिन हारू पार्टी के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं होता। और जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है, दनो हारू को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि वो अंदर एंट्री ही नहीं कर पाया था। लेकिन हारू किसी तरह वेटर की ड्रेस पहनकर पार्टी में घुस जाता है। वहीं नामजो और जूडा का स्टेज सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि दनो ने अपने विजन में देखा था, जहाँ पर नामजो जूडा को बहुत ही एक्सपेंसिव शूज गिफ्ट करता है और उन्हें अपने हाथों से पहनाता है। आगे हम देखते हैं कि हारू किसी तरह से नामजो के रूम में घुस जाता है, जिसे दुआ वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है, और बेक्योंग के उससे पूछने पर कि वो उसे कैसे जानता है, इतने में हारू नामजो की शर्ट पर वाइन गिरा देता है, और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, हारू दुआ को जू के पास जाने को कहता है। अब दुआ भागकर जूडा को पार्टी से बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे कन्फेस करता है कि वो उसे लाइक करता है। पर दूसरी तरफ जूडा का स्टेट सीन दोनों से एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा था वो दोनों बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और हारू भी इस बात को समझ जाता है। जहाँ पर बेक्योंग सभी के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि दोनों उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके ऐसा कहने पर दोनों स्माइल करती है क्योंकि वो स्टेज पीरियड में थी। लेकिन अचानक से हारू के हाथ में जो चोट का निशान था वो दर्द करने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास वहीं पर गिर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है तो दोनों हारू के पास जाने लगती है, लेकिन बेक्योंग उसे रोकता है। तब वो उसे उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने से मना करती है, जिसके जवाब में बेक्योंग कहता है कि वो नहीं बल्कि दोनों खुद ऐसा कर रही है, जिस पर दोनों कहती है कि उसने उसे कभी भी प्यार नहीं किया, वो तो जैसा राइटर ने लिखा वैसा एक्ट कर रही थी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जूडा दुआ से कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है, लेकिन सिर्फ एज अ फ्रेंड ही, जिस पर दुआ कहता है कि उसे मालूम है, लेकिन वो इस कन्वर्सेशन को याद रखे। अब जैसे ही नामजू वहाँ पर आता है स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जो जूडा से कहता है कि अब पार्टी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है, जिसे सुनकर जूडा उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो गिर जाती है, और वो इस बीच दुआ की तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखती क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में थी। दूसरी तरफ हारू के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और उसे जिनमी चैन की बातें याद आती हैं कि अगर वो स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ का दर्द और भी बढ़ता जाएगा। तभी दाना उसके पास आती है, जो कि उसके हाथ का पेन नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने स्टोरी चेंज कर दी। लेकिन हारू इस बात से बहुत डर चुका था, और हम नामजू और उसकी मॉम को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि नामजू ने बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए ही पार्टी को ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गेस्ट के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। उसी रात हारू जिनमी चैन से मिलकर कहता है कि स्टोरी में चेंज करने के बदले उसके हाथ में बहुत ही दर्द हुआ, लेकिन उसने ये सब दनो के लिए किया, जिस पर जिनमी चैन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। जवाब में वो कहता है कि सिर्फ दनो को ही उसका नाम मालूम है, और उसके नोटिस करने से ही उसको एग्जिस्टेंस मिला है। फिर वो दनो और उन फ्लावर्स की पिक्चर देखकर कहता है कि इन्हें देखकर उसे लगता है जैसे वो ही नहीं जानता हो और इन चीज़ों से उसका कोई पुराना कनेक्शन हो, क्योंकि शायद दनो के पास उसके सवालों का जवाब है। जिस पर जिनमी चैन कहता है कि वो कुछ नहीं जानती, वो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, और अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो राइटर उसे हटा देगा, जिसमें पहला नंबर हारू का होगा, क्योंकि दनो हारू के कैरेक्टर से इम्पोर्टेंट है। अगले दिन क्लासरूम में हम जूडा को नामजू के बिहेवियर से अपसेट देखते हैं। तब दुआ दनो से कहता है कि उसे दुख है कि उसकी वजह से जूडा परेशान है, लेकिन उसे खुशी भी है कि उसने उससे कन्फेस कर दिया। पर हारू क्लास में दनो को इग्नोर करता है। तभी बेक्योंग की कुछ फैन गर्ल्स आकर दनो को परेशान करने लगती हैं, जिससे उसके हार्ट में पेन होता है। इसीलिए हारू वहाँ पर आकर उन लड़कियों को ऐसा करने से रोकता है, और बेक्योंग आकर दनो को वहाँ से नर्स ऑफिस ले जाने लगता है, जिसे देखकर हारू को याद आता है कि बेक्योंग ने उसे ग्राउंड में कहा था कि वो दनो को फीलिंग से बस खेल रहा है, क्योंकि दनो तो उसके लिए मर भी सकती है। ये बात याद आते ही हारू बेक्योंग को रोककर खुद दनो को क्लास से बाहर ले जाता है, और उसकी तबीयत के बारे में पूछकर उसके फोरहेड पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से दनो का हार्ट और ज़्यादा ज़ोर से बीट करने लगता है और वो उससे अलग हो जाती है।
और ये उन दोनों का बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। फिर वो टेरेस पर जाकर फ्रेश एयर लेती हुई अपनी और हारू की पिक्चर को देखती है। तभी हारू वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या मैं ये पिक्चर अपने पास रख सकता हूँ, जिस पर दानो मान जाती है और वो उससे पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था, जिस पर हारू कहता है कि वो कुछ सोच रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो वो उसकी स्टोरी बदलने में उसकी मदद करेगा। अगले सीन में हारू जिनमिचैन के पास जाता है, जहाँ जिनमिचैन अज्यूम करता है कि वो डिसअपेयर होने से डर गया है, लेकिन उसके अपोजिट ही होता है, जहाँ हारू उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दनो की स्टोरी बदलने में उसकी मदद करेगा और दनो से इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है और अब वो दनो के साथ मिलकर अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिनमिचैन उसकी बातों को अपनी सामने रखी एक कॉमिक ट्रम्पेट क्रीपर जैसे ही पाता है, जिसमें हारू एक मेन कैरेक्टर है और उसमें वो कहता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस का पता लगा कर ही रहेगा। वहीं A3 के बीच में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पर नामजू कहता है कि अब उसे जूडा की ज़रूरत नहीं है। तब डुआ उसे पंच कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि जूडा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम उसे ऑब्जेक्टिफाई करो। अब नामजो उससे उसके इस गुस्से का रीज़न पूछता है, जिस पर डुआ कन्फेस कर देता है कि वो जूडा को पसंद करता है। तभी स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये सीन फिर से शुरू होता है, जिसमें नामजू डुआ को उसके मना करने पर पंच करता है और उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर नामजू क्लास में जाकर अनाउंस करता है कि डुआ अब A3 ग्रुप का मेंबर नहीं है और वो हारू को A3 का मेंबर बनने के लिए पूछता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तभी जूडा नामजू को बाहर ले जाकर क्लियर करने की कोशिश करती है कि उसके और डुआ के बीच में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो उसकी वजह से अपनी और डुआ की फ्रेंडशिप को अफेक्ट ना करे। लेकिन नामजू नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बेक्योंग डुआ को नामजू से बात करने के लिए कहता है, जिस पर डुआ कहता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्टेज शुरू होते ही नामजू सब कुछ भूल जाएगा और बेक्योंग ये स्टेज वर्ड सुनकर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। वहीं क्लासरूम में हारू के मार्क्स सबसे ज़्यादा आए थे, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि हारू के नेम बैच पर अब उसका नाम लिखा हुआ आ रहा था और म्यूज़िक क्लास में भी वो बहुत ही अच्छी फ्लूट प्ले करता है, जिसकी वजह से टीचर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। आर्ट क्लास में भी टीचर उसकी काफ़ी तारीफ करती है और सैमी पहली बार हारू को उसके नाम से बुलाती है, जो सुनकर दनो और हारू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी दनो नोटिस करती है कि हारू के नेम बैच पर उसका नाम विजिबल हो रहा है। फिर जब वो एक्साइटेड होकर गार्डन में उसका नेम प्लेट पढ़ने के लिए उसकी क्लोज आ जाती है, तब हारू थोड़ा नर्वस फील करता है। अगले सीन में दनो एक विजन देखती है कि बेक्योंग उसे मूवी डेट के लिए पूछता है और वो मान जाती है। अब वो ये सब दुआ और हारू को बताती है। तब दुआ उससे कहता है कि अगर बेक्योंग उसे अप्रोच कर रहा है तो उसे उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन हारू के उसे घूर कर देखने पर दुआ कहता है लेकिन इतनी भी आसानी से उसे उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। फिर दनो जिनमिचैन के लिए गिफ्ट लेकर जाती है और अपने रूड बिहेव के लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो उसे बताती है कि हारू का नाम उसके नेम बैच पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसे सुनकर जिनमिचैन शॉक हो जाता है और वो कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की लिस्ट देखता है जहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। पर दनो उसे बताती है कि ऐसा स्टेज सीन में हुआ है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल ख़त्म होने पर जब वो घर जा रही थी, तभी स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ पर बेक्योंग उसे रोककर मूवी के लिए पूछता है और स्टेज पीरियड में होने की वजह से वो स्माइल करती है और मान जाती है। अब जैसे ही स्टेज पीरियड ख़त्म होता है, तब वो बेक्योंग से कहती है कि वो ऐसे सिर्फ राइटर के लिखने की वजह से कर रही थी और उसे शाम को टाइम से मिलने के लिए कहकर हारू के पास चली जाती है। वहीं बेक्योंग के फादर उसके दनो की तरफ इस अप्रोच से काफ़ी खुश थे और वो उसे अपने वॉलेट से सारा कैश दे देते हैं ताकि वो दनो को इम्प्रेस कर सके। कार में बेक्योंग अपने फादर से कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो दनो से मैरिज करेगा। ये सुनकर उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कार से निकाल देते हैं। इसीलिए बेक्योंग दनो को फ़ोन कर कहता है कि वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो उसका वेट ना करे। ये सुनकर वो रोने लगती है, पर तभी स्टेज सीन खत्म हो जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसके थिएटर से बाहर निकलने से पहले वहाँ पर हारू आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाती है। अब वो दोनों साथ में इस मूवी डेट को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच में बहुत ही क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही बेक्योंग अपना स्टेज पीरियड कंप्लीट करता है, तब वो भागता हुआ थिएटर में आता है, जहाँ पर वो दनो का उसका वेट ना करने के लिए गुस्सा करता है, जिस पर दनो कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता, जिसे सुनकर बेक्योंग चिल्लाता है और कहता है कि ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि दनो उसकी फियांसे है, जिस पर हारू उसे चिल्लाने से मना करता है और कहता है कि दनो होगी उसकी फियांसे, लेकिन वो उसकी दोस्त भी है। इतना कहकर वो दनो को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम दोनों को स्विमिंग पूल के पास देखते हैं। तभी स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और क्योंग आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि वो अपने हार्ट की वजह से स्विमिंग भी नहीं कर सकती,
जिस पर वो कहती है कि वो तो बस यहाँ पर उसे देखने के लिए आई है। पर जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है तभी दनो हारू के पास चली जाती है, जिसे देखकर क्योंग को बहुत ही गुस्सा आता है। और वहीं स्टेज पीरियड में हम दुआ और नमजो के बीच एक स्विमिंग कंपटीशन देखते हैं। लेकिन इसी बीच एक सायरन की साउंड बजती है, जिससे सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं और दनो नोटिस करती है कि हारू के नेम बैच से उसका नाम हट गया है। पर इसी बीच धक्का मुक्की में वो पानी में गिर जाती है। अगले सीन में हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर क्योंग भी उसके पास था और वो दनो को देखकर अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है कि सब लोग उसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। अब जैसे ही दनो उठती है तब वो भागते हुए स्कूल जाती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि हारू का एग्जिस्टेंस स्कूल से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और किसी को भी उसके बारे में याद नहीं है। असल में जिनमी चैन ने जो कहा था वो सच हो गया था कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट होने से कुछ बहुत ही भयानक होगा। अब आखिर हारू के साथ क्या हुआ, इस बात को जानने के लिए दनो लाइब्रेरी में जाकर उस सीक्रेट बुक को ढूंढने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुक बेक्योंग के पास है। बाद में हम बेक्योंग को देखते हैं जो कि हारू की स्केच बुक को फाड़ कर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। प्रेजेंट में जब दनो लाइब्रेरी में बेक्योंग के हाथ में सीक्रेट टाइटल वाली बुक देखती है तो वो समझ जाती है कि क्योंग भी अब सेल्फ अवेयर हो चुका है, लेकिन उसके रूट बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आते और दनो वो बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम दनो, दुआ और जिनमी चैन को साथ में देखते हैं, जहाँ जिनमी चैन उसे हारू को वार्न करने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर दनो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि सब उसकी गलती है। फिर वो हारू को हॉलवे में ढूंढने जाती है, जिसे जिनमी चैन रोकता भी है, पर वो कहती है कि वो अब बस हारू को ढूंढ सकती है। अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और दोनों फुटबॉल ग्राउंड में बैठकर रोने लगती है, जिसे बेक्योंग देखता है मगर वो उसके पास नहीं जाता। आगे हम बेक्योंग को उसके पेरेंट्स के पास देखते हैं, जहाँ स्टेज सीन के अकॉर्डिंग बेक्योंग के फादर ने दनो के लिए एक बैग पिक किया था जो बेक्योंग को दनो को गिफ्ट करना था। अब स्टेज सीन खत्म होते ही बेक्योंग अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करते हुए उस बैग को वहीं पर फेंक कर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि स्टेज शुरू होते ही उसके पेरेंट्स भी सब कुछ भूल जाएंगे। स्कूल में दनो जिनमी चैन से प्रॉमिस करती है कि स्टोरी में अब वो कोई भी बदलाव नहीं करेगी, जिस पर जिनमी चैन कहता है कि ये सब उसके स्टोरी चेंज करने का ही नतीजा है और अब तो उसे भी नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। वहीं दुआ को भी रियलाइज़ होता है कि अगर वो जूडा के साथ अपनी स्टोरी चेंज करने की कोशिश नहीं करता तो हारू उनके साथ होता। फिर हम देखते हैं कि दनो स्टेयर्स पर बैठी हुई थी और वो वहाँ पर बेक्योंग को हारू समझकर उसे पुकारती है, जहाँ ये सुनकर बेक्योंग थोड़ा परेशान तो होता है, पर वो दोनों का उदास चेहरा देखकर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद म्यूजिक रूम में नंबर 13 सुनते ही दनो फिर से रोने लगती है, इसीलिए बेक्योंग उसे बाहर ले जाकर उस पर गुस्सा करता है, मगर दनो बस उससे इतना पूछती है कि उसे तो याद है ना कि हारू कौन है, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में याद नहीं है। वहीं जब दुआ को पता लगता है कि क्योंग को भी हारू के बारे में याद है तो उसे भी समझ आ जाता है कि बेक्योंग अब सेल्फ अवेयर हो चुका है और उसके अंदर भी ईगो आ गई है। स्कूल से लौटते टाइम दनो देखती है कि क्योंग उसका वेट कर रहा है, पर वो उसके साथ नहीं जाती, लेकिन आगे बढ़ते ही उसके सीने में दर्द होने लगता है, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। अब जैसे ही क्योंग उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है तब वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो खाना भी नहीं खा रही है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो दनो को बहुत खुश रखेगा और वो सब कुछ करेगा जो कि हारू किया करता था और वो स्टोरी चेंज करने में भी उसकी मदद करेगा, जिस पर दनो कहती है कि ऐसा सिर्फ हारू कर सकता है। क्योंग समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा चाहती क्यों है, ना तो उसके बहुत से दोस्त हैं और ना ही उसके पास एक हेल्दी ज़िंदगी है, जिसके जवाब में दनो कहती है कि वो बस एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और राइटर उसकी ज़िंदगी को कभी भी ख़त्म कर सकता है और उसका बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम मेन कैरेक्टर्स की मदद करने में जाएगा, क्योंकि वो नमजो की क्लासमेट है और बेक्योंग की फियांसे। लेकिन इन सबसे पहले वो युनदनो है और वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ही डेस्परेट है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम जूडा को स्टेज सीन में देखते हैं, जहाँ नमजो की माँ उसके घर के लिए बहुत सारा महंगा महंगा सामान लेकर आती हैं और वो एक तरीके से जूडा की बेइज्जती कर रही थी। वो उसे यह एहसास कराती है कि वो रिच नहीं है और ना ही वो नमजो के लायक है। ये सब देखकर जूडा को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो स्कूल जाकर नमजो को उसके दिए हुए शूज़ वापस करते हुए कहती है कि उसे सिंड्रेला बनकर बहुत ही अच्छा लगा। ग्लास शूज़, बॉल पार्टी, लेकिन 12 बजते ही सब गायब हो गया। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगला सीन स्कूल स्पोर्ट्स डे का होता है, जहाँ पर सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे। वहीं जिनमी चैन राइटर से शिकायत कर रहा होता है कि उसे हमेशा से किचन में ही क्यों रहना होता है। तभी दुआ वहाँ पर आकर उसे ग्रीट करता है, जो कि बहुत ही खुश दिखता है, जिसे देखकर जिनमी चैन को अजीब लगता है और वो सीक्रेट टाइटल बुक को पढ़ता है और शॉक हो जाता है। तब दुआ भी उसे पढ़कर शॉक हो जाता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो आखिर किस चीज़ को देखकर शॉक हुए थे।
ग्राउंड में सभी बच्चे गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहाँ पर नमजो भी जूडा को दूर से देखकर चेयर अप करता है। तभी सीन दनो पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने हाथ में क्योंग के नाम का बैनर पकड़े हुए उसे कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि वो इस इवेंट में उसके साथ टाइम बिता सकती है। लेकिन जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है, वो बैनर क्योंग के ऊपर फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी पन्ना पलटने की आवाज़ आती है और दनो खुद को बेक्योंग के साथ पाती है, जहाँ पर वो लोग 3 लेग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन रेस के बीच में ही उसका जूता बाहर निकल जाता है और वो गिर पड़ती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसीलिए उसकी हार्ट मॉनिटर की आवाज़ सुनकर क्योंग उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब दनो अपना जूता लेने जाती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर उसे जूता उठा कर देता है और जैसे हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो हारू होता है, मगर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के क्योंग के पास जाता है और उसके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत अच्छी दोस्त हो। जहाँ दनो उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पाता और वो दनो को सिर्फ क्योंग की फियांसी की तरह पहचान पाता है। उसे इस तरह से देखकर बेक्योंग और दनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी दुआ दनो को बताने आता है कि उसने और जिनमी चैन ने सीक्रेट कॉमिक में देखा कि हारू को एज ए एक्स्ट्रा कैरेक्टर राइटर ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर इससे पहले वो कुछ और कह पाता, वो स्टेज सीन के लिए लॉबी में पहुंच जाता है, जहाँ पर हारू की लाइन सुनकर वो सोचता है कि अब हारू के पास उसकी लाइंस भी हैं, मगर वो किसी को भी नहीं पहचानता। अगले सीन में बेक्योंग और हारू मैच के लिए कोर्ट में होते हैं, जहाँ पर बेक्योंग को लगता है कि हारू किसी को भी ना पहचाने का नाटक कर रहा है और वो हारू से कहता है कि वो सच पता लगा ही लेगा। मैच में हारू और दनो अलग अलग टीम में होते हैं, जहाँ पर दनो वही सब बातें रिपीट करने की कोशिश करती है ताकि हारू को कुछ याद आ सके, मगर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि स्टेज सीन में आते ही हारू सब कुछ भूल जाता है। फिर क्योंग सच जानने के लिए हारू से कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन उसके जवाब से वो समझ जाता है कि हारू अभी तक सेल्फ अवेयर नहीं हुआ है और उसे अपनी पिछली लाइफ का कुछ भी याद नहीं है। वहीं जिनमी चैन को समझ नहीं आता कि हारू कैसे सब कुछ भूल गया है और वो हारू को गार्डन में बैठे हुए देखता है, जहाँ पर वो लाल फूलों को देख रहा था, जहाँ वो उसके पास जाकर कहता है कि इनका मतलब इंतज़ार है और उससे बोलता है कि क्या उसकी हथेली में अब दर्द नहीं होता, मगर हारू को कुछ भी समझ नहीं आता और अब उसकी हथेली पर वो निशान भी नहीं था। शाम को बेक्योंग के फादर उसे ज़बरदस्ती दनो के घर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर दनो कहती है कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है और वो यहाँ से जा रही है। तब क्योंग के फादर की झूठी फिक्र देखकर वो उन्हें अपना नाटक बंद करने को कहता है और वो दनो के फादर से ये भी कहता है कि उसके फादर सिर्फ अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। मगर स्टेज सीन आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और किसी को भी कुछ याद नहीं होता। फिर बेक्योंग दनो को अकेले में कहता है कि वो उसकी कहानी को बदलने में उसकी मदद करेगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। अगले सीन में हम हारू को देखते हैं, जहाँ पर पन्ना पलटने की आवाज़ होते ही हम उसे उसी कोने के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसने दनो और स्कूल के काफ़ी सारे स्केचेस बना रखे थे, जहाँ पर उसे वो मिस्टीरियस ब्लैक होल भी दिखता है और इस बार उसे उसके अंदर अपने और दनो जैसे कुछ लोग भी दिखते हैं, लेकिन वो लोग अलग ही एरा के लग रहे थे। जहाँ जब दनो जैसी दिखने वाली लड़की कहती है कि वो अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढेगी। ये सब देखकर हारू को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ दुआ को कॉमिक पढ़ने से पता चलता है कि बेक्योंग दोनों को चीट कर रहा है, जिसके जवाब में बेक्योंग बस इतना कहता है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राइटर ही ऐसा चाहता है। फिर वो हारू को बहुत सारी लड़कियों के बीच में बैठा हुआ देखता है, जहाँ वो खुद से कहता है कि कॉमिक कैरेक्टर होना सेल्फ अवेयर होने से ज़्यादा अच्छा है। और पन्ना पलटने की आवाज़ के साथ ही वो नमजो की मॉम के सामने पहुँच जाता है, जहाँ वो उनसे टकरा जाता है और उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है, पर वो बिना गुस्सा किए हुए वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लड़कियाँ क्लासरूम में जूडा को परेशान करती हैं, जिसे नमजो वहाँ से बचा कर ले जाता है और सारे स्कूल में अनाउंस कर देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सेल्फ अवेयर कैरेक्टर्स को समझ आ जाता है कि वो स्टोरी में कोई भी बदलाव नहीं कर पाए, क्योंकि अभी जिस तरह नमजो ने अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया, ठीक वैसे ही वो अपनी पार्टी में करने वाला था। इसे देखकर दनो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और स्टोरी में किसी भी बदलाव के लिए अब कोई भी कोशिश ना करने का इरादा कर लेती है। वहीं हॉल में हारू जिनमी चैन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका सामान गिर जाता है और जैसे ही वो सामान उठा रहा होता है, तब वो उसके अंदर एक फ्लावर नाम की बुक को नोटिस करता है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले ही जिनमी चैन उस बुक को उससे छीन लेता है। फिर लाइब्रेरी में हारू दनो के सामने आकर बैठ जाता है, लेकिन ये देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो दूसरी तरफ चला जाता है और सोचता है कि आखिर क्यों ना जाने उसके दिमाग में हमेशा दनो ही घूमती रहती है। ये सोचते हुए हारू सो जाता है और सपने में वो खुद को दनो को गिरने से बचाते हुए देखता है, मगर ये जोसे नैरा का समय था, जिसे देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो किताब लेने के लिए शेल्फ पर जाता है। तब वहाँ पर वही सीन रिपीट होता है जो उसने अपने सपने में देखा था और वो सच में दनो को गिरने से बचा लेता है
उसी समय पन्ना पलटने की आवाज़ होती है और दनो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे नई दवाई लेने के लिए कहते हैं, मगर वो मना कर देती है और बोलती है कि वो पहले से ही इतनी दवाइयाँ खा रही है, जिसे सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसके डैड उसकी बहुत चिंता करते हैं, इसीलिए वो उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तब दनो वादा करती है कि वो अपनी दवाई समय से लेगी अगर उसके डैड उसकी विश पूरी कर दे तो, और बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती है। उसके इतना कहते स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है और दनो एम्बैरेस होकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं चाहती, मगर उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं। अगली सुबह बेक्योंग दनो को स्कूल के लिए लेने आता है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो तो स्टेज पीरियड भी नहीं था। जहाँ पर क्योंग को याद आता है कि बचपन में वो दनो को दवाई खिलाने के लिए सिंड्रेला की ग्रैंड मॉम की तरह बीबीडी बॉबी डिबू कहता था। तब दनो उसे कहती है कि वो सब तो राइटर ने लिखा था, जिसके जवाब में क्योंग कहता है कि उसे फिर भी सब कुछ याद है। और दनो को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि स्टोरी के बाहर भी किसी को उसकी यादें याद है। अगले सीन में हमें हारू का ख्याल दिखाया जाता है, जो उसकी जोसे नेहरा के टाइम का होता है, जहाँ पर उसे रेड फ्लावर वाला एक ऑर्नामेंट दिखता है और उसे दनो का उस ऑर्नामेंट को देखना भी याद आता है, जहाँ दुकानदार उसे उसका मतलब बताता है कि अगर ये दुनिया 2 हिस्सों में भी बंट जाए तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी क्योंग उसे बुलाने लगता है और हारू अपने ख्यालों से बाहर आता है, जहाँ वो क्योंग की बैग पर वही फूल वाला कीचेन देखकर उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि ये उसे दनो ने दिया था। तब हारू उसे बताता है कि ये फूल उसके सपने में आता है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर ये सुनकर क्योंग की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि ये फूल हारू के स्केचबुक में भी था। दूसरी तरफ जूडा नमजो को रॉक पेपर सीजर में हराकर उसे दुआ से अपनी दोस्ती ठीक करने को कहती है, इसीलिए नमजो दुआ से दोस्ती कर लेता है। और दुआ अपने स्टेज पीरियड में नमजो से कहता है कि एथरी और जूडा उसके लिए दोनों ज़रूरी हैं, इसीलिए अब जूडा के लिए उन दोनों के अंदर एक फेयर गेम होगा। और स्टेज खत्म होते ही दुआ नामजू की गले लगकर कहता है कि वो नामजू के सीरियस एटीट्यूड से खुश है और उसकी फीलिंग को जूडा के लिए ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर वो उन दोनों को एक अच्छी ज़िंदगी विश करता है। अगले सीन में क्योंग दोनों को पार्क में महंगी गिफ्ट्स देता है और वो कैंडीज भी देता है, जो वो उसे बचपन में दवाई खाने पर दिया करता था, जिन्हें देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। मगर वो हारू को देखकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन फिर से पन्ना पलटने की आवाज़ आती है और वो खुद को हारू के साथ देखती हैं, जहाँ वो उसके साथ क्योंग के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी, जिसे देखकर क्योंग सोचती है कि राइटर बहुत ही हार्टलेस है। जब वो हारू के साथ रहना चाहती थी तब उसने रहने नहीं दिया, और अब जब वो उसे दूर रहना चाहती है तब वो रहने नहीं दे रहा है। बाहर हारू दनो से कहता है कि वो क्योंग को बहुत पसंद करती है, जिस पर दनो कहती है कि वो ऐसा चाहती नहीं लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि यही उसका सेटअप है, जिसे हारू बदलने की बात कहता है। तब दनो उसे कहती है कि वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहती, और एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट के बाद वो हारू को बिना कुछ समझाए वहाँ से चली जाती है। वहीं जूडा हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमा के साथ होती है, जहाँ नमजू से बात करने के बाद उसे रूम में और उसकी और नमजू की फ़ोटो मिलती है, और नमजू की मॉम की वार्निंग भी उससे दूर रहने की, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप और उसकी ग्रैंड मॉम की बिल्स वही भर रही है। अगले सीन में क्योंग दुआ से सीक्रेट बुक मांगता है, लेकिन उसके पास वो नहीं होती। तब वो उसे लाइब्रेरी में ढूंढने जाता है, जहाँ उसे सीक्रेट बुक के बजाय फ्लावर टाइटल वाली बुक मिल जाती है, और उसे उसके अंदर दनो जैसी एक लड़की का कैरेक्टर दिखता है, जो ये कहती है कि इवन वो उसे कल ही शादी कर सकती है। मगर उसके आगे पढ़ने से पहले ही जिनमी चैन उससे वो बुक छीन लेता है और बिना क्यों का सवाल का जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। क्लासरूम में बुली लड़के दनो का फ़ोन लेकर उसे परेशान कर रहे थे, पर हारू उनसे फ़ोन लेकर दनो को वापस कर देता है। मगर दनो उस पर गुस्सा होकर कहती है कि वो हारू की तरह एक्ट ना करे और वहाँ से चली जाती है। तब हारू उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्यों बार बार वो उसे कहती है कि वो हारू नहीं है, और क्यों बार बार वो दनो की चिंता करता है, जिस पर दनो कहती है कि उसे शैडो पीरियड का सब कुछ याद है, यानी कि वो अब सेल्फ अवेयर हो चुका है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ दनो के साथ बिताए हुए समय की यादें नहीं है। अगला स्टेज सीन दनो और बेक्योंग के फैमिली के डिनर का होता है, जहाँ पर क्योंग लेट पहुँचता है और दनो को फ्लावर्स देता है। तब दनो क्योंग से खुश होकर कहती है कि इवन वो उससे कल ही शादी कर सकती है। तब स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है। वहीं जिनमी चैन भी फ्लावर कॉमिक बुक को जला देता है और सोचता है कि इसे उसे पहले ही जला देना चाहिए था। वो इसे क्योंग या हारू को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दे सकता। दूसरी तरफ शैडो पीरियड में बेक्योंग सोचता है कि दनो ने वही सब कहा जो उसने फ्लावर कॉमिक बुक में पढ़ा था, और दनो के आने पर वो उससे पूछता है कि क्या वो ऐसे सच में चाहती है, लेकिन दनो उसे शैडो में एक्ट करने से मना करती है और कहती है कि वो बेक्योंग को बस सेटअप में ही पसंद करती है, और उसे आगे का भी नहीं मालूम कि वो वेडिंग हॉल में होगी या फिर हॉस्पिटल बेड पर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वही होगा जो भी राइटर चाहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते हुए वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, और बीच रास्ते में खड़े होकर वो सोचती है
कि उसके आसपास सभी लोग राइटर के अनुसार ही चल रहे हैं। तब वो बीच रास्ते में खड़े होकर खुद से रोती हुई कहती है कि क्या वो यूं दोनों बन पाएगी या फिर बस एक रोमांटिक कॉमिक बुक की एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बनकर ही रह जाएगी। जिस पर उसके पीछे खड़ा हुआ हारू कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी नंबर 13 बनकर ही रह जाएगा। अब जैसे ही दोनों ये सुनती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो हारू के पास जाकर उसके निशान को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। तब हारू उससे लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे गले लगाकर कहता है कि अब वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पर हारू ने लाइब्रेरी में उसी ब्लैक होल जैसी चीज़ में अपना हाथ डाला था, जिससे उसकी हथेली में वही निशान आ गया था जो हमने सीरीज की शुरुआत में उसके हाथ में देखा था, जिससे हारू को सब कुछ याद आ जाता है और सीन वापस से रोड पर हारू और दोनों पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों सड़क के किनारे बैठकर बातें करते हैं, जहाँ दोनों खुद को हारू के गायब होने का रीजन मान रही थी और वो आगे स्टोरी में कुछ भी चेंजेस करने से मना कर देती है, जिस पर हारू कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी को बचा कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे फिर से गायब ही क्यों ना होना पड़े। आगे हारू उसे बोलता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, पर दनो उसे रोक कर कहती है कि वो उसके साथ अगले स्टेज सीन तक रहना चाहती है, क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं हारू उसे फिर से छोड़कर ना चला जाए। तब हारू उसे यकीन दिलाता है कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहा। अगले दिन स्कूल में दुआ बहुत ही खुश होता है कि हारू को सब कुछ याद आ गया और तीनों इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर दुआ उन्हें कहता है कि हारू की मेमोरी इसलिए चली गई थी क्योंकि अब उसका कॉमिक बुक में एक मेन कैरेक्टर है, जहाँ पर उसके पास बोलने के लिए लाइंस भी हैं, लेकिन पहले उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी मेमोरीज वापस इसलिए आई क्योंकि वो दोनों को याद कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि हारू दोनों को पसंद करने लगा है। जिस बात को सुनकर वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। पन्ना पलटने की आवाज़ के साथ दोनों शाम के टाइम अपनी स्टेज सीन पर पहुंच जाती है और वो खुद को एक कैफे के बाहर पाती है जहाँ पर जूडा काम करती थी। जूडा के वहाँ पहुँचने पर वो कहती है कि उसे क्योंग ने डेट के लिए बुलाया है। तभी वहाँ पर जूडा का कोवर्कर आता है जो उसे बताता है कि किसी ने सारे सैंडविचेस खरीद लिए हैं और कैफे 1 घंटे के लिए रिजर्व्ड है। तभी वो दोनों नमजू को देखते हैं जो बताता है कि वे यहाँ पर A3 की रियूनियन पार्टी है, जहाँ दुआ और बेक्योंग भी आ जाते हैं। जूडा दुआ के लिए स्पेशल सैंडविचेस बनाकर लाता है, जिस पर जेलस होकर नमजू उससे पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो दुआ के लिए स्पेशल सैंडविच क्यों बना रही है। तब दुआ अपनी फेयर फाइट के बारे में नमजू को याद दिलाता है। अब वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के अंदर लड़ाई हो, इसीलिए वो उस सैंडविच को इक्वली डिवाइड करने जाती है। पर जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है दोनों वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे बेक्योंग भी था और दुआ नमजू से कहता है कि उसे मालूम है कि वो जूडा का ख्याल रखेगा और अब वो जूडा के ऊपर गिव अप कर रहा है, जिसे जूडा सुन लेती है और हम देखते हैं कि वो थोड़ी सैड लग रही है। अगले सीन में हम बेक्योंग को स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो ट्रम्पेट क्रीपर और सीक्रेट कॉमिक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और हारू को देखने पर वो उससे वहाँ होने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में हारू उससे कुछ ढूंढने की बात कहता है। तब बेक्योंग कहता है कि वो स्टेज स्टार्ट होते ही सब कुछ भूल जाएगा, इसलिए वो राइटर को गुस्सा ना दिलाए और कुछ ढूंढना है तो अपनी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करे, जिसके जवाब में हारू कहता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दानो को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में सिर्फ हारू को ही देख रही थी और बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में हारू और दोनों सभी के साथ म्यूजिक क्लासरूम में होते हैं, जहाँ पर बोर होने की वजह से वो क्लास स्किप करने का सोचते हैं, इसीलिए दोनों नर्स ऑफिस जाने के लिए परमिशन मांगती है और हारू उसके साथ जाने की और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। टेरेस पर दोनों कहती है कि ये उनका लास्ट टाइम होगा इस तरह से क्लास से भागना, जिस पर हारू कहता है कि अगर ये लास्ट टाइम है तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। हारू उसे टाउन में ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो दोनों एक दुकान में घुस जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ जानी पहचानी चीजें दिखती हैं, जैसे कि हारू की स्केच बुक, क्योंग की टेनिस बॉल और वो ट्रेजर बॉक्स जो दोनों को स्कूल ट्रिप पर मिला था, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर राइटर कॉमिक वर्ल्ड की सारी चीजें रखता है। तब हारू कहता है कि हम यहाँ पर ये राइटर को नहीं पता, इसीलिए हम अब खुद का एक स्टेज सीन बनाएंगे और दोनों अपना टाइम एंजॉय करने के लिए गेम्स खेलते हैं, जहाँ पर दोनों अपनी मेमोरीज के लिए सेल्फी भी क्लिक करते हैं और दोनों उस पिक्चर को अपनी फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर लगा देती है और विश करती है कि वो स्टेज सीन में बदल ना जाए। स्कूल जाते टाइम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस आते हैं, जहाँ दोनों जब अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं। तब हारू को फिर से जोसियन एरा के टाइम का फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें दोनों उस पर पानी फेंकती है और रियल में भी ऐसा ही होता है, जिससे हारू अपने ख्यालों से बाहर आता है, जिसे देखकर दोनों हंसने लगती है और हारू भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन फिर उसे बुरा लगता है, इसीलिए वो दोनों की ड्रेस को अपनी टी शर्ट से ढक देता है। तब दोनों उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, जो कि हारू के फ्लैशबैक की तरह बिल्कुल सेम वर्ड्स थे। अगले सीन में क्योंग हारू को अपने टेनिस रैकेट देकर उसे कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है, जिस पर हारू उसे मना कर देता है, जिस पर क्योंग कहता है कि उसका कैरेक्टर सिर्फ उसकी बात मानना है, जिसके जवाब में हारू कहता है कि क्योंग का कैरेक्टर सबको बुली करने का है
और अगर उसके पास इसका एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, नहीं तो वो इसे फिक्स करे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बेक्योंग समझ जाता है कि हारू पूरी तरह से सेल्फ अफेयर हो चुका है और उसे सब कुछ याद आ चुका है। लंच टाइम में बेक्योंग और हारू दोनों दनों के पास आकर बैठ जाते हैं, जिस पर बेक्योंग गुस्सा होकर कहता है कि वो अपनी लाइंस क्रॉस ना करे और अपना ही रोल प्ले करे। जवाब में हारू कहता है कि उसे रोल की कोई चिंता नहीं। तभी पन्ना पलटने की आवाज़ के साथ स्टेज सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सैमी और उसकी दोस्त नम जो कि सारे डेकोरेशन को खराब कर देती है, क्योंकि वहाँ पर वो जूडा को प्रपोज करने वाला था और वो लोग जूडा को डार्क रूम में बंद भी कर देते हैं। तब जूडा रोने लगती है, मगर स्टेज सीन खत्म होते ही वो चिल्लाने लगती है और एज अ ऑडियंस हम थोड़ा थोड़ा एज्यूम कर पाते हैं कि शायद जूडा भी अब थोड़ा थोड़ा सेल्फ अवेयर हो रही है। दूसरी तरफ नम जो दुआ को बताता है कि उसने जूडा को प्रपोज करने का प्लान आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि किसी ने उसकी सारी डेकोरेशन खराब कर दी। तब दुआ उससे जूडा के बारे में पूछता है, जिसके बारे में नमजो को नहीं पता होता। इसीलिए दुआ उसे जूडा को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। अब दोनों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन दुआ उसे पहले ढूंढ लेता है, मगर वो उसे रूम से बाहर जाने से मना करता है और शैडो पीरियड खत्म होने तक वो उसके साथ में ही रहता है। पर जैसे स्टेज पीरियड शुरू होता है, नमजो जूडा को बाहर निकाल लेता है। अब स्टेज सीन में हम बेक्योंग और दनों को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों में अपनी शादी के लिए डिस्कशन होता है। इसी बीच दनों के हार्ट की वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर बेक्योंग के साथ उसके फादर भी होते हैं और दनों के फादर बेक्योंग के फादर से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर बेक्योंग के फादर मना करते हैं और बोलते हैं कि वो दनों की शादी का सपना पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनमी चैन सोचता है कि क्या हारू की याददाश्त वापस आ गई है और क्या उसे वो फ्लावर कॉमिक का भी सब कुछ याद आ गया है, जिसे सोचकर वो परेशान हो जाता है। जिनमी चैन हारू से रेड फ्लावर्स के पास जाकर मिलता है, जहाँ हारू उससे अपनी जोसे नेरा के फ्लैशबैक के बारे में पूछता है, जिससे जिनमी चैन उससे कहता है कि वो इसीलिए हारू को स्टोरी बोर्ड के बदलाव से दूर रहने को कह रहा था, क्योंकि उनके सवालों के जवाब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। फिर जिनमी चैन वहाँ से आकर हारू के सवालों के बारे में सोचता है कि जोसे नेरा के फ्लैशबैक पास्ट है या फिर फ्यूचर। फिर वो खुद से कहता है कि क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अगर इस सब को नहीं रोका गया तो बुरा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। और ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि इनके पास में जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और जिनमी चैन सबसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। अगले दिन टेनिस कोर्ट में बेक्योंग हारू पर बिना किसी वजह की बहुत गुस्सा करता है, मगर जब वो दोनों को एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहता है तब हारू अपना कंट्रोल खो देता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि वो दोनों को लाइक करता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो स्टेज भी चेंज कर देगा। वहीं लाइब्रेरी के उसी ब्लैक होल में जोसे नेरा का टाइम दिखाया जा रहा था, जहाँ पर क्योंग वैसे ही हारू पर गुस्सा करता है जैसा हमने टेनिस कोर्ट में देखा और वो उससे कहता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कोई भी आंसर नहीं है सिवाय इसके कि तुम मुझे सर्व करने के लिए बने हो। जिस पर हारू कहता है कि वो इसका जवाब ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो यहाँ से जा रहा है। आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए जिनमी चैन भी देख रहा था, जहाँ पर हारू को रोक कर क्यों कहता है कि उसे मालूम है कि वो दनों से प्यार करता है। अब सीन वापस से टेनिस कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हारू दनों के लिए अपनी फीलिंग्स बताने के बाद वहाँ से चला जाता है और क्यों गुस्से में टेनिस पर जाकर एक कंटेनर को किक करता है, जिसके गिरने पर उसे फ्लावर बुके कुछ जले हुए पन्ने मिलते हैं, जिनको वो थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहा था। इसीलिए वो उन सभी को अपने पास रख लेता है। क्लासरूम में दनों सिर्फ हारू को देख रही थी और हारू भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। तब उन दोनों को देखकर क्यों को दुआ की बातें याद आती है कि कॉमिक के अंदर रोमांस का मौका सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को ही मिलता है और क्योंग अपने हाथों में वही जली हुई कॉमिक के पेजेस को देखता है, जिन्हें देखने पर तीन मेन कैरेक्टर्स बिल्कुल दनु, हारू और क्योंग जैसे ही लग रहे थे। इसीलिए क्योंग जिनमी चैन से जाकर इन सब का मतलब पूछता है और फ्लावर और सीक्रेट कॉमिक बुक का रिलेशन पूछता है, जिस पर जिनमी चैन सिर्फ इतना कहता है कि उनमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्लावर बुक तो पहले ही खत्म हो चुकी है। जिस पर क्योंग उसे सवाल करता है तो फिर उसने उस बुक को सबसे छुपा कर क्यों रखा, लेकिन जिनमी चैन उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि दनु हारू को इंग्लिश पढ़ाती है, क्योंकि हारू इंग्लिश में थोड़ा वीक था। और इस सीन में हमें इस ड्रामा सीरीज का नाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू का मतलब समझ आता है, क्योंकि कॉमिक के दो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिलकर स्टोरी को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हुए। इसके बाद हम हारू और दनु के कई सारे क्यूट मोमेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर हारू को अपने क्लोज देखकर दनु हमेशा पैनिक करने लगती है, जिसका ये बिहेवियर हारू और दनु के दोस्त भी देखते हैं और हारू खुश होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दनु ऐसा क्यों कर रही है। जिनमी चैन गार्डन में दनु को खुश होकर अजीब हरकतें करते हुए देखता है और बोलता है कि दनु का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं बदला, पिछली स्टोरी से राइटर में क्रिएटिविटी की कमी है। फिर जिनमी चैन दनु से पूछता है कि उसकी खुशी की वजह जरूर हारू है, जिस पर वो कहती है कि मगर वो ये नहीं सुनना चाहती कि एक्स्ट्रा किसी को भी पसंद नहीं कर सकता, लेकिन जिनमी चैन उससे कहता है कि वो किसी को भी पसंद कर सकते हैं, ये उनका चॉइस है। दनु ये सुनकर शौक हो जाती है और जिनमी चैन से उसकी पसंद के बारे में पूछती है,
जिस पर वो कहता है कि राइटर ने उसकी लवर को इस कॉमिक में नहीं रखा है। इस बात पर दनु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर राइटर ने उसे इस कॉमिक के अंदर ड्रॉ किया है तो जरूर उसकी लवर को भी ड्रॉ किया होगा। तभी पन्ना पलटने की आवाज के साथ दनु अपने स्टेज सीन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर क्योंग के साथ हारू भी होता है। मगर इस सीन में बेक्योंग दनु की इंसल्ट करता है और उसके आसपास के बच्चे बेक्योंग को बुरा भला बोलते हैं क्योंकि वह दोनों के साथ बुरा बिहेव करता है। स्टेज सीन खत्म होने पर बेक्योंग वापस आता है, मगर वो दोनों को हारू के साथ देखता है, जहाँ पर दनु उससे कहती है कि उसे मालूम है कि वो इन सब बातों को मीन नहीं करता, लेकिन वो स्टेज पर जो कुछ भी बोलता है उस सब से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। फिर हारू क्योंग को दनु से दूर रहने के लिए कहता है और दोनों लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक सपने में हारू दनु को उसी फ्लावर ऑर्नामेंट के साथ किसी सितारों और अपनी विश के बारे में बात करते हुए देखता है। तभी वो उठ जाता है और जिनमी चैन की बातों को याद करता है कि उसकी शुरुआत का जवाब उसे इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अगले दिन क्योंग अपनी स्टेज की बातों के लिए दनु से माफी मांगता है, मगर उसने पहले कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी थी, इसीलिए वो ठीक से नहीं बोल पाता। फिर वो दुआ से उसके जूडा के कन्फेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि जब उसने दनु के साथ पार्टी में अपना लव कन्फेस किया था तब वो असल में नमजो और जूडा का सीन था, मगर हारू ने स्टेज सीन को चेंज कर दिया था और ये उसने कैसे किया इसके बारे में उन्हें नहीं पता। अब क्योंग जिनमी चैन से इस बात का जवाब मांगता है। इसके जवाब में वो बस इतना कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और एक्स्ट्रा कैरेक्टर पर राइटर का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मेन कैरेक्टर पर होता है। और वो गुस्से में बेक्योंग से कहता है कि उसकी वजह से उस ने बहुत कुछ पहले ही खो दिया है। तभी पन्ना पलटने की आवाज होती है और बेक्योंग खुद को नर्स रूम में दनु के पास देखता है, जहाँ पर हारू भी होता है। और स्टेज सीन खत्म होने के बाद बेक्योंग फिर से हारू को वार्न करते हुए अपने कैरेक्टर में रहने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारू क्लास में टॉप करता है और टीचर उससे पढ़ाई में दनु की हेल्प करने के लिए कहते हैं। फिर हारू क्योंग से कहता है कि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर से हार गया, जिसके बाद स्टेयर्स पर दनु हारू से कहती है कि उसका चेस्ट पेन बहुत बढ़ चुका है, जिस पर हारू कहता है कि वो दनु के रोल को बदल देगा, मगर दनु इससे डरी हुई थी। तभी दनु की हार्ट मॉनिटर वॉच भी आवाज करने लगती है, जबकि उसके हार्ट में पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, जिस पर हारू कहता है कि मतलब स्टेज सीन शुरू होने वाला है और वो दनु का स्टेज सीन चेंज करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि शायद वो बेहोश हो जाएगी और क्योंग उसे बचाने आएगा, इसीलिए हारू उसकी वॉच निकाल कर सैमी के हाथ में पहना देता है। और जैसे ही स्टेज सीन शुरू होता है तब क्योंग वहां पर आकर देखता है कि कोई बेहोश पड़ा हुआ है और सभी बच्चों ने उसे घेरा हुआ है। इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह से देखते हैं मानो कि वो एक दूसरे से कह रहे हो चलो देखते हैं कि कौन मेन कैरेक्टर है। अब जैसे ही क्योंग देखता है तो वहां पर सैमी होती है और वो उठकर कहती है कि हम जो इतना हैंडसम है कि वो उसके बारे में सोचकर बेहोश हो गई। तभी क्योंग की नजर हारू पर जाती है, जो कि बेहोश दनु को गोद में उठाकर नर्स रूम में ले जा रहा था, मतलब कि उसने सीन को सच में बदल दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नमजू डेकोरेटेड रूम में जूडा का वेट कर रहा होता है, मगर वहां पर उसकी मॉम आकर जूडा के बारे में बुरा भला कहती है और उसे अपने फादर के पास जाकर बात करने को कहती है। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद जूडा वहां पर आती है तब नमजो वहां पर नहीं होता, लेकिन वो वहां पर उसका वेट करती रहती है। और स्टेज सीन खत्म होते ही वहां पर डुआ आकर उसे डांटता है क्योंकि वो काफी देर तक नमजो का इंतजार कर रही थी। तब जूडा इमोशनल होकर कहती है कि सब लोग उसे बुली करते हैं, अगर वो स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है या फिर वो पार्ट टाइम जॉब करती है तो इसमें उसकी क्या गलती है। सिर्फ नमजो ही एक ऐसा इंसान है जिसने उसे समझा और स्कूल के पहले दिन से उसे दोस्ती की, और वो सिर्फ नमजो का ही वेट कर सकती है और चाहे कितनी भी देर हो वो उसका वेट करेगी। तब दुआ उसे गले लगा लेता है और वो रोने लगती है। अगले स्टेज सीन में हम देखते हैं कि नमजो की मॉम जूडा को थप्पड़ मारती है और स्टेज सीन खत्म होते ही जूडा उनसे कहती है कि वो सब कुछ बंद कर दे क्योंकि वो कुछ भी बदल नहीं पाएंगी। फिर जूडा नमजो के पास जाकर उससे कहती है कि कल वो बिजी थी इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई और वो नहीं चाहती कि वो सभी के सामने ऐसा कुछ करे क्योंकि इससे उसकी लाइफ और स्कॉलरशिप पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए इस रूम को क्लीन करवा दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले स्टेज सीन में हम दोनों को उसके फादर के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे उसके फुल बॉडी चेकअप के लिए एडमिट होने के लिए कहते हैं। तब दोनों थोड़ा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसकी सर्जरी होगी, इसीलिए अगले दिन वो वीकेंड होने के बावजूद भी स्कूल जाकर हारू से मिलती है, जहाँ पर दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तब दोनों उसे अपने स्कूल की एक ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि ये ट्री 10 अक्टूबर को 300 साल का हो जाएगा और वो दोनों उस दिन एक दूसरे से मिलने का प्रॉमिस करते हैं। मगर 10 अक्टूबर के दिन दोनों अपने बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुकी थी और हारू उसका पूरे दिन वहीं पर बैठकर वेट करता है, लेकिन दोनों नहीं आ पाती। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। तब दुआ हारू को दोनों के बारे में बताता है कि वो हॉस्पिटल में है, जिसे सुनकर हारू उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि जैसे ही वो हर बार उसके पास पहुंचने वाला होता है तभी वो नए स्टेज सीन में पहुंच जाता है। लेकिन फाइनली वो दोनों किसी तरह से 31 अक्टूबर को दोनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं,
जहाँ वो एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलने की वजह से काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे थे। इसीलिए वो दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, और दोनों हारू को किस कर देती है। लेकिन हारू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए दोनों पीछे हट जाती हैं। लेकिन हारू दोनों को फिर से किस करता है। तब दोनों उससे पिछले 1 महीने के लिए और अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाने के लिए सॉरी कहती है। हारू उसे माफ़ी मांगने से मना करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका यहीं पर इंतज़ार करेगा। आप दोनों को खुशी से बात करता हुआ देख जिनमी चैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं हॉस्पिटल में बेक्योंग दोनों का पिंक फ्लावर्स के साथ वेट कर रहा था, जो कि पिछले 1 महीने से उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ रहा था। तब वो याद करता है कि वो बचपन में भी दनों के लिए पिंक फ्लावर्स लाया करता था, और जब छोटी दनों उससे उन पिंक फ्लावर्स का मतलब पूछती है, तब बेक्योंग उसे कहता है कि वो स्टूपिड है। लेकिन अपने पास रखे हुए एक पेपर में उसने लिखा था कि उन पिंक फ्लावर्स का मतलब यूनदनो है, और प्रेजेंट सीन में भी वो पेपर उसके पास होता है। अगले दिन दुआ हारू को रोमांटिक रिलेशनशिप बुक देता है, जिसे लेने के लिए हारू दनों से पूछता है, मगर बुक को छीनने की कोशिश में दनों को चोट लग जाती है और वो नर्स ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर उसके पीछे हारू भी दुआ से बुक लेकर चला जाता है। नर्स रूम में दनों को बेक्योंग मिलता है, जो कि उससे रूडली बात करता है, लेकिन रिटर्न में वो उसे अच्छे से समझाकर चली जाती है। क्लासरूम में नमजू अपनी फ्रांस जाने वाले टिकट्स को देखते हुए सभी को क्लास से बाहर जाने को कहता है, सिवाय जूडा के। तब वो उससे पूछता है कि जो उसने उनकी रिलेशनशिप के बारे में कहा था, क्या वो उस बात को मीन करती है, जिस बात पर जूडा हाँ कहकर चली जाती है, जहाँ पर दुआ उसे संभालता है। वहीं बेक्योंग जिनमी चैन से गुस्से में जाकर कहता है कि हारू उसके और दोनों के बीच में आ रहा है, और वो उस बात का पता लगा कर ही रहेगा जो कि जिनमी चैन उससे छुपा रहा है। अब बेक्योंग के वहाँ से जाने के बाद जिनमी चैन जोसेन एरा के टाइम के बारे में सोचता है, जहाँ पर जिनमी चैन और क्योंग राजा के कमरे में थे। उस समय वहाँ पर दोनों के फादर भी थे, पर बेक्योंग और उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। वहाँ पर क्योंग के साथ उसका एक वफादार सैनिक भी था, जो कि हारू है, और उस बुक में क्योंग के फादर का सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम चुनक्योंग है। अब बेक्योंग वहाँ पर गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है, जहाँ मिस्टर बेक उसे भड़काते हैं सारे शाही खून को मारने के लिए, क्योंकि जिनमी चैन राजा बनने वाला है, क्योंकि वो उनका असली बेटा है, जबकि बेक्योंग उनका नाजायज़ बेटा है। बेक्योंग जिनमी चैन को बहुत बुरा भला कहता है, और उसकी बातें सुनकर वो बहुत ड्रिंक कर लेता है। तभी जिनमी चैन की मॉम वहाँ पर उसे मिलने आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सीक्रेट बुक में नमजो की मॉम है। वहाँ आकर वो उस पर गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि वो बेक्योंग से हार नहीं सकता जब तक वो मर नहीं जाता। ये सब देखकर उसका हाथ हिलने लगता है, और प्रेजेंट सीन में भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ हारू और दोनों तारों की बात करते हैं, क्योंकि सीक्रेट बुक के वर्ल्ड में तारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब वो दोनों एक दूसरे से साथ में तारे देखने के वादा करते हैं और स्टोरी को बदलने का। घर पर दोनों हारू की कई सारी बातों को सोचकर काफ़ी खुश होती है, और डिसाइड करती है कि स्टेज के अलावा वो अपना सारा समय हारू के साथ बिताएगी। फिर हम नमजो के पीछे खड़े बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, क्योंकि नमजो अपने फैमिली बिजनेस के कुछ काम से बाहर जा रहा था। जहाँ पर स्टेज पीरियड में तो हम जूडो को बहुत ही सैड देखते हैं, मगर स्टेज पीरियड खत्म होती है उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो नमजो के जाने से, और वो उसे बिना किसी फिक्र के वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में बेक्योंग हारू को उसके चेंज बिहेवियर के लिए कहता है, जिसके बाद हारू को फ्लावर बुक के फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ उसने क्योंग के कहने पर किसी को मार दिया था, और बेक्योंग ने उसे अपना सबसे वफादार साथी बताया था। फिर उसने हारू को दोनों के बारे में पता लगाने को कहा, जिस बात को मानते हुए वो दोनों का पीछा करने लगा, और वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाकर बेक्योंग को दे देता है, जिसके बाद बेक्योंग अलग अलग ट्रिक से दोनों को इम्प्रेस करने में लग जाता है। अब हारू अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलकर जिनमी चैन को ये सब बताता है। तब जिनमी चैन उसे फिर से कहता है कि उस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकता, और उसे दोनों को रोकना ही होगा, क्योंकि उनका साथ राइटर नहीं चाहता। और यहाँ पर वो उसे एक हिंट भी देता है कि फ्लावर कॉमिक और उनकी पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ही ट्रैजिक हुआ था। आगे हम देखते हैं कि बेक्योंग अपने फादर पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भूल गए थे, और वो उन्हें बहुत बुरा भला कहता है, क्योंकि वो तो स्टेज पीरियड स्टार्ट होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। तब उसका स्टेप ब्रदर जुनहोंग उसे समझाता है, मगर वो ये कहकर चला जाता है कि वो बहुत ही अकेला फील करता है, चाहे वो स्टेज हो या फिर शैडो पीरियड हो। तब उसके जाने के बाद यूंग कहता है कि वो जानता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि यूंग भी सेल्फ अवेयर है। फिर बेक्योंग अपनी मॉम की मेमोरियल पर दोनों से मिलता है, जहाँ पर वो उसे हंसाती है, जिसके बाद स्कूल में हारू दोनों को स्टार्स दिखाकर सरप्राइज करता है, जो उसने खिड़की पर डार्क कर्टेन्स लगाकर बनाए थे। यहाँ पर वो अपनी बात फिर से कहता है कि वो दोनों के साथ हमेशा रहेगा, और उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, इसीलिए वो उसके जैसे नेमलेस पर्सन को ढूंढ पाई। जहाँ पर बेक्योंग उन्हें बाहर से देख रहा था, और वो जिनमी चैन के पास जाकर फ्लावर बुक का एंड पूछता है कि दोनों बेक्योंग के साथ रहेगी या फिर हारू के साथ।
और हारू असलियत में कौन है। जिस पर जिनमिचैन जवाब देता है कि हारू वो है जो स्टोरी को बदल सकता है। जिस पर क्योंग कहता है कि वो भी ऐसा कर सकता है, मगर जिनमिचैन बहुत गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि सब उसी की गलती है। लेकिन वो उसे आगे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेक्योंग दनो से जाकर कहता है कि वो आने वाले समय में उसे एंगेजमेंट तोड़ देगी। जिस बात पर दनो को यकीन नहीं होता कि राइटर उसके लिए ऐसा कुछ लिख सकता है। फिर वो जाकर हारू से फ्लावर बुक की स्टोरी पूछती है, जहाँ पर हारू उसे लाइब्रेरी में वो फ्लावर ऑर्नामेंट और सीक्रेट बुक का सिंबल दिखाकर कहता है कि उसके फ्लैशबैक में आता है और शायद इसीलिए ही वो उन रेड फ्लावर्स को देख पाता है। फिर जोसे एनरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हारू और दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, मगर स्टेज स्टार्ट होते ही वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि पहली बार हारू को सीन बदलते हुए फील होता है। और इन्हीं में से एक सीन में हम दोनों को अपने फादर से कहते हुए देख पाते हैं कि वो क्योंग से शादी नहीं करना चाहती। तब क्योंग इस सबको संभालने के लिए कहता है और दनो के लिए ज्वेलरी भिजवाता है। मगर यहाँ पर दनो और हारू पहली बार एक दूसरे से अपने सेल्फ अवेयर होने के बारे में बात करते हैं। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हारू दनो को बताता है कि वही रेड फ्लावर्स उसे दनो को याद करने में मदद करते हैं। अगले सीन में बेक्योंग हारू से कन्फ्रंट करता है कि दनो उसकी है, मगर हारू सिर्फ उससे इतना कहता है कि दनो उसके लिए तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, लेकिन हारू के लिए वो उसकी बिगनिंग है और इससे भी पहले वो यून दनो है। दूसरी तरफ वीकेंड होने के बाद भी दुआ को जूडा म्यूजिक रूम में मिलती है, जो उससे मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर दुआ उसे शूज़ गिफ्ट करता है और बताता है कि दोनों अपना फेट चेंज करना चाहती है, जिसमें हारू उसकी मदद कर रहा है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब से उसके और नमजू के रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, जिसके लिए जूडा उसे मना करती है और वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज पीरियड में जूडा को लड़कियां बुली करती हैं, लेकिन स्टेज खत्म होते ही जूडा उन्हें एक अच्छा रिप्लाई देती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि जूडा अब शायद सेल्फ अवेयर हो चुकी है। वहीं फ्रांस में नमजू को भी पता चल जाता है कि जूडा को उसे मना करने की वजह उसकी मॉम थी। आगे हम देखते हैं कि दोनों अपने स्टेज सीन के लिए हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे सर्जरी करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर धनो अपने फादर से शादी को तोड़ने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है, वो बेक्योंग से हॉस्पिटल के बाहर मिलती है और उससे इस बारे में पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो उन दोनों की शादी को तोड़ने वाली है, मगर बेक्योंग उसकी इस बात को कोई भी जवाब नहीं देता। जहाँ पर दनो उससे कहती है कि उसके फेट से ज़्यादा उसके लिए हारू ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि नमजू फ्रांस से वापस आ जाता है और अपनी नई प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन जूडा को बताकर उसे रिपोर्टर्स के सामने ले जाता है, पर स्टेज खत्म होते ही जूडा दुआ के पीछे चली जाती है। अगला सीन आर्ट क्लास का होता है, जहाँ पर सभी बच्चे क्ले के बर्तन बनाने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं, मगर स्टेज खत्म होते ही दनो बेक्योंग के पास न जाकर हारू के पास चली जाती है, जहाँ जब हारू उसके क्लोज आता है तब उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसीलिए टीचर दनो को रेस्ट करने के लिए बिठा देती है और वो बेक्योंग और हारू को पेयर बना देते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से लड़ते लड़ते उस आर्ट को कंप्लीट करते हैं। अगले स्टेज सीन में दनो अपने फादर को स्कूल में देखती है, जहाँ पर वो उसकी सर्जरी के लिए डेट फिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बेक्योंग आ जाता है, जो उसकी डैड को अश्योर करता है कि वो दोनों का ख्याल रखेगा, जिसे हारू भी देखता है और उसे फ्लावर कॉमिक का सीन याद आता है, जहाँ पर बेक्योंग उससे वही पाउच जो उसने जानबूझकर मार्केट में दोनों के पास छोड़ा था उसे रखने को कहता है, ये कहकर कि वो उसकी माँ का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दनो चाहकर भी उसकी लवर जैसे एक्ट करने पर खुद को रोक नहीं पाती, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो उस टाइम स्टेज पीरियड में थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दनो को एक विजन दिखता है कि बेक्योंग उसे सारे स्कूल के सामने प्रपोज कर रहा है, जिसे देखकर दनो बेक्योंग से कहती है कि वो इसे बदलना चाहती है, जिस पर बेक्योंग कहता है कि वो ऐसा करने की कोशिश ना करे क्योंकि वो कुछ भी बदल नहीं पाएगी और आखिर में जैसा राइटर चाहता है वैसा ही होगा। जिसके बाद दोनों दुआ और हारू के साथ स्टेज चेंज करने की पूरी प्लानिंग करती है, लेकिन वो देखती है कि सब कुछ उसकी स्टोरी के विजन के हिसाब से ही हो रहा था, यहाँ तक कि कन्फेशन वीडियो भी प्ले होने लगता है। तब हारू अपनी पूरी ताकत से हॉल की लाइट को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी हथेली से खून भी आने लगा था, मगर वो किसी तरह से लाइट को बंद कर देता है और सीन चेंज हो जाता है। अब बेक्योंग की जगह कोई और लड़का स्कूल की लड़की को प्रपोज कर रहा था। तब जिनमिचैन ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि इन लोगों ने फिर से स्टेज चेंज कर दिया। तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे जिनमिचैन पिछले कॉमिक में प्यार करता था। इन सब के बीच हारू जोसे नेरा का एक विजन देखता है, जहाँ पर उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और दोनों खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा उन लोगों को कई सारे सिपाहियों ने घेरा हुआ था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दोनों स्टेज चेंज हो जाने की वजह से बहुत ही खुश होती है, मगर तभी उसके हार्ट में बहुत जोर से पेन होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंख सीधा नर्स ऑफिस में खुलती है।
जहाँ पर बेक्योंग उससे पूछता है कि क्या वो हारू को पसंद करती है, जिसके जवाब में दनो कहती है कि हारू उसके लिए उसकी बिगनिंग है और वो हारू को बहुत पसंद करती है। जिस पर क्योंग उसे वार्न करता है कि चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो आखिर में क्योंग के साथ ही रहेगी और वो चाहकर भी स्टोरी बोर्ड को चेंज नहीं कर पाएगी। मगर दनो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और जाकर हारू से मिलती है, जहाँ पर वो उसे इस सब के बारे में बताती है। तब हारू उसे एश्योर करता है कि वो इस स्टोरी को बदल कर ही रहेगा। इसी बीच दनो डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर गिर जाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें वो ऑपरेशन टेबल पर थी और उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। अब जैसे ही वो उस विजन से बाहर निकलती है तब वो बहुत डर जाती है और हारू को जोर से गले लगा लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो मरने वाली है। और हारू भी उसे जोर से गले लगाता है, क्योंकि उसने भी अपने विजन में दनो को मरते हुए देखा था। मगर दोनों अपने विजन के बारे में एक दूसरे को नहीं बताते। शुरुआत हारू के जोसेन एरा के विजन से होती है, जहाँ पर वो और बेक्योंग गेम खेल रहे थे और जहाँ जहाँ पर हारू कमजोर पड़ रहा था। तब क्योंग उससे कहता है कि उसे लड़ाई में हमेशा ताकतवर और सतर्क रहना होगा। और बातों ही बातों में वो उससे ये भी कहता है कि वो दनो से शादी करके राजा बन सकता है, इसीलिए वो ऐसा ही करेगा। तब उसकी ये बात सुनकर हारू दनो को इस बारे में बताता है और उसे बेक्योंग से दूर रहने और शादी ना करने को कहता है, जिस पर दनो जवाब देती है कि अब वो अपनी किस्मत को बदलना चाहती है ताकि वो हारू का वेट कर सके और बेक्योंग से दूर रहे। फिर वो दूसरे विजन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बेक्योंग को छोड़कर जा रहा था और वो उससे कहता है कि अगर उसकी शुरुआत का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं है तो वो उस जवाब को खुद बनाएगा। जिसे सुनकर बेक्योंग उसे कहता है कि उसे मालूम है कि वो दनो को पसंद करता है। और फिर वो अगले विजन में पहुंच जाता है, जहाँ पर दनो घायल हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे देखते ही हारू अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है और जिनमी चैन से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या सीक्रेट बुक का भी फ्लावर बुक के जैसे ही एंड होगा। जिस पर जिनमी चैन कहता है कि वो दनो को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो उसके जैसे ही एक लड़की को जानता है जिसने स्टोरी को चेंज करने की कोशिश में अपना सब कुछ खो दिया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जिनमी चैन अपना राज्य छोड़कर उस लड़की के साथ भाग रहा था जिससे वो प्यार करता था। उसका नाम सोयांग है। मगर जंगल में सिपाही जिनमी चैन की आंखों के सामने ही सोयांग को मार देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जिनमी चैन हारू से कहता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो किसी की भी किस्मत को नहीं बदल पाएगा और अगर उसने कोशिश की तो वो सबके लिए मुसीबत लाएगा और दोनों को भी बचा नहीं पाएगा। अगले सीन में हम दोनों को स्टेज पीरियड में देखते हैं, जहाँ वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर डॉक्टर उसे सर्जरी की डेट बताते हैं और वो बाहर आकर बेक्योंग से मिलती है। तब वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे उसकी वजह से बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वो उसे ये कहती है कि बेक्योंग से शादी करने की वजह उसे उसका लकी चार्म समझना था, मगर वो उसे और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देती है। स्टेज पीरियड खत्म होते ही बेक्योंग परेशान होकर दनो से उसकी सर्जरी के बारे में पूछता है और हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी अपसेट था। तब दनो उसे फ्रेंड्स बने रहने को बोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर दनो जिनमी चैन को हारू के लिए अपनी फीलिंग्स बताती है और क्लास में जाकर हारू के सामने चेयरफुल होने की कोशिश करती है और बेक्योंग से भी कहती है कि वो उसकी सर्जरी के बारे में हारू को कुछ ना बताए। इसके बाद हारू और बेक्योंग का एक स्टेज सीन होता है, जहाँ पर क्योंग हारू से दनो के लिए अपनी फीलिंग्स को जेन्युइन बताता है और स्टेज खत्म होते ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। दूसरी तरफ जिनमी चैन सीक्रेट कॉमिक को छुपा रहा होता है, मगर दुआ उसे देख लेता है और बकर सर्जरी सीन भी पढ़ लेता है, लेकिन दनो उसे हारू को कुछ बताने से वार्न करती है। फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड में हारू और दोनों टकरा जाते हैं, जहाँ पर दोनों कन्फेस करती है कि वो हारू को लाइक करती है, लेकिन सडनली वो स्टेज पर चली जाती है, जहाँ पर बेक्योंग भी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और वो स्टेज खत्म होने के बाद भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। तब हारू को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दोनों को खुद के पास खींच लेता है, जिस पर क्योंग उससे कहता है कि वो स्टोरी कैसे चेंज कर सकता है जब तक उसे मालूम ही ना हो कि आगे क्या होने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि जिनमी चैन सोयांग को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उससे हेल्प मांगती है और वो उसकी हेल्प कर देता है और वो सेल्फ अवेयर नहीं है ये जानकर वो थोड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ जूडा म्यूजिक रूम में दुआ के साथ उसका म्यूजिक सुनती है और उसके म्यूजिक को बहुत ज़्यादा अच्छा कहती है, जिसके बाद दुआ सीक्रेट कॉमिक में नमजो को देखकर उसकी तारीफ करता है और दनो उससे इसकी वजह पूछती है। तब वो उसे सब बताता है और दोनों मिलकर राइटर को बुरा भला कहने लगते हैं उनके साथ इतना बुरा करने के लिए, और ये सीन बहुत ही फनी होता है। वहीं स्टेज सीन में नमजो जूडा को ऑफिशियली डेट करने के लिए पूछता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर स्टेज खत्म होते ही वो बिल्कुल सैड हो जाती है। दूसरी तरफ बेक्योंग दुआ पर गुस्सा करता है उसके स्टेज को हारू के साथ मिलकर चेंज करने के लिए, और वो हारू के पास जाकर इस बारे में बात करता है, जहाँ पर उन्हीं बातों को जुनून सुन लेता है और दुआ के वहाँ से जाने के बाद वो उस पर चिल्लाता है
मगर बेक्योंग के आते ही वो फिर से स्वीट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेक्योंग अपना प्रॉमिस तोड़ देता है और वो हारू को बता देता है कि दानू की सर्जरी होने वाली है, जिसके लिए वो हारू को ब्लेम करता है। फिर सीन दानू के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्योंग उसका वेट कर रहा था और वो उससे कहता है कि वो उसके फेट को चेंज कर देगा और फिर दानू उसके साथ ही रहेगी, चाहे वो रियल हो या फेक। आगे हम देखते हैं कि हारू दानू से उसकी सर्जरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो हंसकर मना कर देती है। मगर बेक्योंग और जिनमी चैन की वार्निंग सुनकर कि वो दोनों के फेट को चेंज नहीं कर सकता, हारू बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड बन जाता है और उसे हर छोटी छोटी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने लगता है, जैसे कि ड्राइंग पेंसिल, पानी, इवन वो दुआ से भी उसे दूर रखता है और ये बहुत ही फनी लगता है। दूसरी तरफ जब जूडा दुआ से उसके दिए हुए शूज़ के बारे में बात करती है, तब वो समझ जाता है कि जूडा सेल्फ अवेयर हो चुकी है और वो उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि दानू हारू के साथ घर जाने का प्लान बनाती है, मगर अनएक्सपेक्टेड स्टेज की वजह से वो बेक्योंग के साथ पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे अपने कोट से कवर करता है। तब दानू उसे कंफर्म करती है कि क्या वो उसे सच में लाइक करता है, जिस पर वो कहता है कि वो उसकी बीमारी से नफरत करता है, ना कि उससे, और अपने फादर से भी, जो अपने बिजनेस के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तब स्टेज खत्म होते ही दानू क्योंग का कोट देखकर वहाँ से जाने लगती है, मगर बेक्योंग उसे अपने कोट से वापस से कवर कर देता है और उसे कहता है कि वो सच में उसकी केयर करता है और शायद राइटर उसकी फीलिंग्स को बेटर समझ रहा है। लेकिन सब कुछ खत्म करके दानू हारू के पास जाती है, जहाँ वो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उदास होकर कहता है कि वो स्टोरी चेंज करके ही रहेगा, क्योंकि उसने फ्लावर कॉमिक में दानू को मरते हुए देखा था, पर सीक्रेट कॉमिक में वो इसको रिपीट नहीं होने देगा। अब यहाँ पर दानू उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर वो खुद ही रोने लगती है। इसीलिए हारू उसे हक करता है और बोलता है कि वो स्टोरी जरूर से चेंज कर लेगा और उसे बचा लेगा। फिर दोनों गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर दानू हारू को जिनमी चैन की बातें ना सुनने को कहती है, जिसके बाद दानू घर जाती है, जहाँ वो कहती है कि उसे स्टोरी को चेंज करना है क्योंकि वो जीना चाहती है, जहाँ पर हारू भी उसकी बात सुन रहा होता है। अगले दिन दुआ दानू के सर्जरी डेट के बारे में हारू को बताता है और हारू स्टोरी चेंज करने में उसकी हेल्प मांगता है। वहीं बेक्योंग लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेट बुक को ढूंढता है, मगर वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती और इसी वक्त लाइट जाने की वजह से वो हारू के स्केच वाले कॉर्नर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे उस ब्लैक होल के अंदर जोसे नरा का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो हारू से कहता है कि वो जानता है कि वो दोनों को पसंद करता है और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है, जहाँ हारू उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि वो दोनों को चैन से जीने दे। तभी सीन चेंज होता है और हम दोनों को मरता हुआ देखते हैं और उस ब्लैक होल से एक रेड फ्लावर बाहर आकर गिरता है और बेक्योंग ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर सीन हारू और दुआ पर आता है, जहाँ दोनों हॉस्पिटल में स्टेज चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हारू जब भी सर्जरी की डेट को चेंज करता है वो फिर से वापस वैसे ही हो जाती है। अब बहुत बार कोशिश करने के बाद हारू आखिरी बार में इस दोनों की रिपोर्ट्स किसी और के साथ एक्सचेंज कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जूडा की ग्रैंडमदर थी। तब डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर दोनों को सर्जरी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रिकवर कर रही है। जहाँ पर क्योंग उससे कहता है कि उसे हारू पर भरोसा न करके सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती। तब वो उसे फ्लावर बुक के पेजेस देता है, जिसमें हारू की वजह से दोनों की डेथ हुई थी, और उसे देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि फ्लावर बुक की स्टोरी सीक्रेट बुक के अंदर रिपीट हो रही है। दूसरी तरफ सीक्रेट बुक में हारू दोनों के सर्जरी के सीन को चेंज होकर देखता हुआ बहुत खुश होता है। तब जिनमी चाय बुक को पढ़कर कहता है कि फाइनली हारू ने सीन को चेंज कर दिया जैसा कि उसने किया था, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिनमी चाय सोयांग के साथ भाग जाता है, मगर सिपाही उसे मार देते हैं। लेकिन स्टेज सीन में सोयांग फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन उसे अब कुछ भी याद नहीं होता और उसे ये भी नहीं याद होता कि वो जिनमी चाय से प्यार करती है। लेकिन बेक्योंग जिनमी चाय से कहता है कि उसे मालूम है कि वो सर्वेंट सोयांग से प्यार करता है, और क्योंकि वो दोबारा भागने की कोशिश ना करे, इसलिए वो स्टेज पीरियड में सोयांग को मरवा देता है, जहाँ पर वो सच में मर जाती है और कॉमिक वर्ल्ड से गायब हो जाती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि बेक्योंग फ्लावर कॉमिक के अंदर भी सेल्फ अवेयर हो गया था। फिर जिनमी चाय हारू से लाइब्रेरी में मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि अगर कोई भी शेडो पीरियड में मरेगा तो वो वापस आ जाएगा, मगर उसकी सेल्फ अवेयर होने के बाद की सारी मेमोरीज चली जाएंगी और वो फिर से अनअवेयर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टेज पीरियड में मरेगा तो उसकी मौत सच में हो जाएगी और वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। फिर वो उसे फ्लावर बुक देखकर कहता है कि वो बुक उसका भविष्य प्रेडिक्ट कर रही है, और वो उम्मीद करता है कि वो दोनों को बचा लेगा और उसका हाल सोयांग जैसा नहीं होगा। वहीं क्योंग भी दोनों को फ्लावर बुक के बारे में बता देता है और हारू से कहता है कि दोनों की मौत का कारण फ्लावर बुक में हारू ही था। जिसके बाद दोनों आकर हारू से मिलती है और उसे बताती है कि दुआ ने उसे बता दिया कि स्टेज उसने चेंज किया था और वो दोनों आखिरी तक किसी तरह स्टोरी चेंज करते रहेंगे। लेकिन हारू थोड़ा परेशान हो रहा था कि कहीं क्योंग की बातें सच ना हो जाए,
फिर दनो फ्लावर बुक के पेजेस को क्योंग को लौटाकर कहती है कि वो हारू को ना बताए कि उसे फ्लावर बुक के बारे में पता है। और उनकी बातों के बीच में ही वो दोनों स्टेज सीन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बेक्योंग के साथ हारू भी होता है। और बेक्योंग दोनों को अपनी मॉम की रिंग के साथ प्रपोज करता है, जिसे दोनों एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो मन में सोचती है कि राइटर बहुत ही बुरा है, उसकी वजह से हारू को ये सब देखना पड़ रहा है। और जैसे ही स्टेज खत्म होता है तब दोनों बेक्योंग को वो रिंग वापस कर देती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ क्लास में जूडा सैमी से कहती है कि वो नमजो को ऑफिशियली डेट कर रही है, और सैमी को एक विलन कहती है क्योंकि वो जूडा को बुली करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तब स्टेज शुरू होता है, जहाँ पर नमजो क्लास में आकर अनाउंस करता है कि जूडा उसकी गर्लफ्रेंड है, और अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो वो नमजो को चैलेंज करने जैसा होगा। और जैसे ही सीन खत्म होता है तब जूडा सैमी की तरफ देखकर हंस पड़ती है, और वो नमजो को बाहर ले जाकर कहती है कि वो बुली इसलिए होती है क्योंकि नमजो ये ऑब्वियस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद नमजो कॉरिडोर में फिर से जूडा से मिलता है, जो कि उनका स्टेज पीरियड था, जहाँ वो वही पार्टी वाले शूज से वापस कर देता है। और स्टेज पर ही जूडा को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। दूसरी तरफ दनो अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए हारू के साथ क्लास स्किप करती है, जहाँ पर उन्हें सैमी और सियोचुल भी ज्वाइन करते हैं। वो सभी लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक से ही दनो के हार्ट में दर्द होता है, जिसे देखकर हारू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ स्योंग जन्मी चैन से दोस्ती करने को कहती है और बोलती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से ही जानती है। जहाँ पर क्योंग देखता है कि जिनमी चैन सोयांग के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है, इसीलिए वो सोयांग से बात करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जिनमी चैन क्योंग को वहाँ से ले जाकर उसे वार्न करता है कि वो सोयांग से दूर रहे, और वो उसे बताता है कि फ्लावर बुक में उसने ही सोयांग को मारा था। वहीं दनो अपने हार्ट पेन से परेशान हो जाती है और हारू को बताती है कि वो स्टेज पर ठीक रहती है, मगर शैडो में उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। अगले स्टेज सीन में हम दोनों को नर्स ऑफिस में देखते हैं, लेकिन वो स्टेज तुरंत ही खत्म हो जाता है और दोनों वहां से जाने लगती है। तब क्योंग उसे वहीं पर रोककर उसका बैग क्लासरूम से लेने जाता है। तभी हारू उसके पास आता है और वो उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। और उसी समय उसके हाथ में फिर से दर्द होने लगता है, इसीलिए वो हारू को उसके बैग से दवाइयाँ लाने को कहती है, पर तब तक बेक्योंग दवाइयाँ लेकर आ गया था। अगले स्टेज सीन में हम देखते हैं कि दोनों बेक्योंग के साथ घर जा रही होती है, और जैसे ही स्टेज सीन खत्म होता है तब वो हारू के पास वापस जाने का सोचती है, लेकिन बेक्योंग उसे अपने साथ रुकने को कहता है। अगली सुबह दोनों को देखकर हारू को कुछ फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर जोसे निराम में वो दोनों को बता रहा होता है कि क्यों उसके फादर को मारने वाला है, मगर वो उसे बचाएगा। अगले सीन में दोनों किंग जिनमी चैन के लिए खाना लेकर जाती है, जहाँ पर उसे याद था कि हारू ने उसे खाना देने से मना किया था, मगर स्टेज सीन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही स्टेज खत्म होता है तब वो जिनमी चैन को उस खाने को थूकने को कहती है, जिस बात पर जिनमी चैन कहता है कि उसे पता है कि वो मरने वाला है और वो इस सच को नहीं बदल सकता। फिर वो देखता है कि वो और दोनों भाग रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे सिपाही भी थे। तभी सीन चेंज होता है और दोनों को पकड़कर बेक्योंग के सामने लाया जाता है, जहाँ पर हारू उसे बचाने आता है, मगर क्योंग के कहने पर उसे दोनों को मारना होता है। और क्योंकि वो स्टेज पीरियड में था इसीलिए वो खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो उस तलवार को अपने हाथ से पकड़कर रोकता है और उस तलवार को दोनों के पेट से बाहर निकालता है, मगर दोनों वहीं पर मर जाती है। ये फ्लैशबैक देखकर हारू बहुत डर जाता है और वो दोनों से दूर रहने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही दोनों की मौत का कारण बनेगा और वो इस चीज को रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम नमजो और जूडा को हॉस्पिटल में स्टेज सीन में देखते हैं, जहाँ पर नमजो जूडा को स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है, लेकिन स्टेज खत्म होते ही जूडा कहती है कि उसे मीठी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दोनों भी अपने चेकअप के लिए बेक्योंग के साथ हॉस्पिटल में होती हैं, मगर स्टेज खत्म होते ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। तभी हारू को दुआ से पता चलता है कि दोनों की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्टेज पर तो ऐसा कोई भी सीन नहीं था, जिससे उन दोनों को लगता है कि हो सकता है कि शायद दोनों की शैडो पीरियड में डेथ हो जाए। वही हम हॉस्पिटल में दोनों के साथ क्योंग को देखते हैं, जो कि सच में काफी परेशान था और रो रहा था, जहाँ पर वो दोनों का ऑक्सीजन मास्क हटाने की सोचता है, जिससे दोनों शैडो पीरियड में मरकर सब कुछ भूल जाएगी। मगर उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिससे उसे पता चलता है कि फ्लावर बुक में दोनों को हारू ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा था, जहाँ पर उसने जानबूझकर हारू की तलवार को पुश किया था, जिसकी वजह से वो बहुत गिल्टी महसूस करता है और उसको ऑक्सीजन मास्क वापस से पहनाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर हारू आता है, जो सोती हुई दोनों से कहता है कि स्टेज शुरू होते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए वो राइटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों को स्टेज स्टार्ट होने तक जिंदा रखे, मगर दोनों की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही स्टेज सीन चेंज होता है तब हारू दोनों को देखता है
और वो उसे उसके नाम से बुलाता है, मगर दनो उसकी तरफ देखकर वहाँ से जाने लगती है। तब हारू उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे दनो बहुत ही रूडली छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हारू का सबसे बुरा नाइटमेयर सच हो जाता है, क्योंकि दनो अपनी सेल्फ अवेयरनेस खो चुकी थी। दनो और बेक्योंग को दिखाने से होती है, जहाँ दनो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी मैरिज को लेकर, जिसे देखकर बेक्योंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। और स्टेज खत्म होने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि दनो अब सेल्फ अवेयर नहीं है। तब हारू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डर जाती है, क्योंकि वो हारू को सिर्फ बेक्योंग के दोस्त की तरह जानती थी। वही हॉल में सोयांग जिनमीचैन की हेल्प करती है और उसे बताती है कि वो उसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। अब हारू दुखी होकर जिनमीचैन से मिलता है और उसे सारी बात बताता है, जिस पर जिनमीचैन उसे बताता है कि उसे लगता था कि हारू की फ्लावर बुक की स्टोरी चेंज करने से सब कुछ अच्छा होगा, मगर उस बदलाव ने तो सबकी ज़िंदगी को एकदम भयानक अंत दिया था। और वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें अपने कैरेक्टर से राइटर को खुश करना होगा, तभी वो अपनी दूसरी स्टोरी में उन्हें ड्रॉ करेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सोए रहेंगे। और वो हारू को वार्न भी करता है कि जैसे जैसे कहानी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने लगेगी, तब राइटर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को बनाना बंद करता जाएगा, और इसी तरह से वो सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। इसीलिए हारू अपनी तरफ से एक्ट करना बंद कर दे, क्योंकि राइटर की स्टोरी में चेंज करने की कोशिश के कारण वो इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। अगले सीन में हारू लाइब्रेरी में होता है, जहाँ पर उसे फिर से फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो देखता है कि उसने नहीं बल्कि बेक्योंग ने ही दनो को मारा था। और दनो के मरने के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वो उसे हमेशा याद रखेगा, और प्रेजेंट में भी वो दनो से वादा करता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। फिर हारू बेक्योंग से कन्फ्रंट करता है कि फ्लावर बुक में उसने ही दनो को मारा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दनो के साथ वही सारी चीज़ें करता है जो दनो उसके साथ किया करती थी जब वो सेल्फ अवेयर नहीं था। जैसे कि वो जब भी उससे मिलता है वो उसे अपना नाम बताता है और फेट चेंज करने की बातें करता है। वहीं दुआ को भी दनो के सेल्फ अवेयर ना होने की बात पता चल जाती है और उसे हारू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इन सब चीज़ों के बीच नमजू की एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, जिसमें सभी लोगों को पता चलता है कि वो अपने फादर का रियल बेटा नहीं है। क्लास में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे उसके फादर की कंपनी का वारिस नहीं मानते। इन सब सिचुएशन में जूडा शेडो और स्टेज पीरियड दोनों में ही नमजू का साथ देती है। फिर हम स्कूल के हॉल में हो रही नमजू और उसकी मॉम के बीच की बहस को देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तब यहाँ पर भी जूडा नमजू के लिए स्टैंड लेती है और स्टेज पीरियड में ही वो नमजू की मॉम को खड़ा जवाब देती है। और जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है, तब जूडा नमजू को अपनी मॉम के सामने सारी बात बताने को कहती है। इसीलिए नमजू उनके सामने ये अनाउंस कर देता है कि जूडा उसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में दनो की वॉच से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हारू की फेस पर पड़ती है, तब उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, मगर वो कुछ भी याद नहीं कर पाती। फिर ग्राउंड में सोयांग दनो से मिलती है और वो ये बात जानकर सरप्राइज हो जाती है कि दनो को कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर सोयांग उसे एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि जिस ट्री के नीचे वो लोग खड़े हैं वो 300 साल से बहुत सारे बच्चों को देख चुका है, और अगर वो खुद को उन सबसे अलग नहीं कर पाई तो उन्हीं में ही खो जाएगी। जिसकी इन बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि सोयांग भी सेल्फ अवेयर है। आगे जूडा दुआ को मिलकर उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है, लेकिन साथ में वो नमजू को भी लाइक करती है, और इसीलिए उसने उसी के साथ रहने का डिसाइड किया है, क्योंकि उसका मानना था कि दुआ उसके बिना भी खुश रहेगा, लेकिन नमजू सिर्फ उसके साथ ही खुश रह सकता है, और वो उसे हमेशा फ्रेंड्स बने रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दनो क्योंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और वो भी बहुत खुश होता है। तब वो घर जाते वक्त बेक्योंग को थैंक यू बोलती है उसे इतने सारे अच्छे मोमेंट्स देने के लिए, जहाँ पर वो बेक्योंग की जगह पर हारू का नाम बोल देती है, जिस बात को वो रियलाइज़ नहीं करती। लेकिन बेक्योंग इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि उनका क्लासमेट स्कूल के अंदर नहीं है, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें उसका फ़ोन नंबर तक याद नहीं है और ना ही उसका नाम, जिसे देखकर हारू रियलाइज़ करता है कि स्टोरी अब एंड होने वाली है और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी डिसअपेयर होना शुरू हो गए हैं। जिसके बाद स्टेयर्स पर हारू को देखकर दोनों के हार्ट में पेन होता है और वो बेहोश हो जाती है। इसीलिए हारू उसे नर्स ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ उसके उठने पर वो उसके घुटनों पर लगी चोट पर बैंडेज लगाता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर वो उससे उसके फेट चेंज करने की बात करता है, मगर दनो उसे कहती है कि जब भी वो उसके आसपास होता है तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने को कह देती है। जिस बात को सुनकर हारू काफ़ी दुखी होता है। जिसके बाद हारू फिर से उस ब्लैक होल को नोटिस करता है और रियलाइज़ करता है कि अब स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली है, मगर वो ये नहीं देख पाता कि दनो भी उस ब्लैक होल को नोटिस कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर हारू को देखकर दनो को कुछ फील होता है और वो क्योंग से भी हारू के बारे में पूछती है, जिसे देखकर क्योंग को रियलाइज़ होता है कि सेल्फ अवेयर ना होने के बावजूद भी दनो हारू के बारे में ही पूछ रही है। जिसके बाद दनो और बेक्योंग का स्टेज शुरू होता है, जहाँ पर बेक्योंग उससे अगले दिन डेट पर जाने के लिए पूछता है,
जिसके लिए वो मान जाती है। अगले दिन स्कूल में दनो सैमी को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो जो भी कर रही है वो नमजो और जूडा को करीब लाने के लिए कर रही है, और वो ये सब करना नहीं चाहती, मगर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तब हारू उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो खुद से कहता है कि वो उसकी मेमोरी ज़रूर वापस लेकर आएगा। रात में दनो उसी 300 साल पुराने ट्री के नीचे बेक्योंग का वेट करती है, लेकिन बेक्योंग उससे मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। तब दनो उसके पास जाती है और जिस तरह वो बचपन में हाइट नापा करते थे, ठीक उसी तरह वो उसकी बैग से टकराती है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो हारू होता है, जो कहता है कि वो उसे गायब होने से पहले आखिरी बार मिलने आया है और वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। जिस बात पर दनो रोते हुए कहती है कि वो एक हाई स्कूल गर्ल है और नंबर 13 यानी कि हारू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तब हारू जवाब में कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा, अपने आखिरी सीन में भी, और वो उसे टाइटली हग करता है। आगे हम देखते हैं कि सोयांग जिनमिचाई से मिलती है, जहाँ पर हम उसे बहुत ही खुश देखते हैं, जहाँ वो उसे बहुत सारा खाना सर्व करता है जो कि स्पेशली उसने उसी के लिए बनाया था, और बोलता है कि क्योंकि अब स्टोरी एंड होने वाली है तो वो कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर सकता है। लेकिन सोयांग ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और बस उसकी तरफ देखकर सैडली स्माइल कर देती है। आगे हम देखते हैं कि असल में पिछली रात क्या हुआ था, जहाँ पर बेक्योंग ने अपना कोट देकर उसे दनो से मिलने के लिए कहा था, क्योंकि दनु की खुशी हारू के साथ थी और कॉमिक वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो सीन को भी बदला जा सकता है। इसीलिए बेक्योंग ने जानबूझकर हारू और दनो को मिलाने के लिए स्टेज को चेंज करवाया था। आगे दनो बेक्योंग के पास जाकर उसे उसके रिंग वापस कर देती है और उसे उसकी रियल साइड ढूंढने को कहती है, जैसे उसे अपनी रियल साइड मिली, और वो उसे फ्लावर बुक के इंसिडेंट के लिए माफ़ कर देती है क्योंकि वो सब राइटर ने लिखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारू नोटिस करता है कि उसके नेम टैग से उसका नाम गायब हो चुका है, लेकिन वो इस बात को दनो से छुपाता है। फिर आर्ट रूम में जाकर दनो उसे उसकी स्टार्स वाली विश पूरी करने के लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि ये उसका फेवरेट रूम है। तब जैसे ही वो लोग आर्ट रूम से बाहर आते हैं तब उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज नॉइस सुनाई देती है, और जैसे ही हारू उस रूम को खोल कर देखता है तब वो रूम पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस चीज़ को देखकर हारू काफ़ी डर जाता है क्योंकि अब उसे कंफर्म हो जाता है कि स्टोरी से वो चीज़ें सारी डिसअपेयर हो रही हैं जिनकी अब राइटर को आगे ज़रूरत नहीं है। अब दनो को इस बात के बारे में पता ना चले, इसीलिए हारू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और ग्राउंड में उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करता है, जहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दनो की बची हुई बकेट लिस्ट को पूरी करेंगे, जिसमें हारू 100 केसेस वाली विश को देखकर सबसे ज़्यादा खुश होता है। जहाँ हारू उसकी छोटी छोटी विश को पूरी करने की कोशिश करता है और दोनों लाइब्रेरी में जाकर किस करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जैसे ही दुआ उन दोनों को एक साथ देखता है तब उसे लगता है कि दनो अभी भी सेल्फ अवेयर नहीं हुई है, इसीलिए वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, और इस पॉइंट पर उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही फनी होते हैं, जहाँ दनो उसे बताते हैं कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, जिस पर वो कहता है कि स्टेज पर तो नहीं मगर शेडो में वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अगले सीन में बेक्योंग किचन में होता है, जहाँ पर दनो भी उसे ज्वाइन करती है और स्कूल बॉटल में से उसकी डॉल निकाल कर उस पर उसका नाम लिखकर उसे दे देती है और कहती है कि वो रियल क्योंग है। तब क्योंग इमोशनल होकर दनो को थैंक यू कहता है उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आगे हम नामजू जुड़ा को स्टेज पीरियड में देखते हैं, जहाँ पर नामजू उसे एक बहुत ही सुंदर सी हेयर पिन गिफ्ट करता है, और जैसे ही स्टेज खत्म होता है तब जुड़ा उससे पूछती है कि ये उसने कहाँ से ली, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तब जुड़ा उसे एक नोटबुक देती है और उसमें उसे अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने को कहती है ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके। जिसके बाद जुड़ा बुली गर्ल्स को उसे बुली करने से मना करती है और सैमी को बोलती है कि उसे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो कि हमेशा उसके साथ रहता हो और उसकी केयर करता हो। और जूडा के जाने के बाद सैमी स्योजुल को हक कर रोने लगती है क्योंकि जूडा ने उसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनमी चैन हारू और क्योंग को किचन में बुलाकर उन्हें उनका फेवरेट फूड सर्व करता है, जो कि उन्हें फ्लावर बुक में बहुत ही पसंद था, और उन्हें दोस्ती करने को कहता है क्योंकि अब सीक्रेट बुक खत्म होने वाली थी। बेक्योंग के वहाँ से जाने के बाद जिनमी चैन हारू को हौसला देता है क्योंकि वो अपनी बुक से डिसअपेयर होने की वजह से काफ़ी परेशान था। वहीं बेक्योंग और उसके स्टेप ब्रदर के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद स्कूल लॉबी में हम दुआ और सोयांग को देखते हैं, जहाँ पर उसकी आँख में कुछ चला जाता है, इसीलिए वो दुआ को उसे निकालने को कहती है। तब दुआ और सोयांग को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज देखकर जिनमी चैन को ऐसा लगता है कि वो सोयांग को किस कर रहा है, इसीलिए वो जोर से चिल्लाकर दुआ के मुंह पर अपने हाथ में पड़ी सब्जियां फेंक देता है, जो कि बहुत ही फनी सीन होता है, और सोयांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हारू लाइब्रेरी में अपने सीक्रेट कॉर्नर को डिसअपेयर होता हुआ देखता है और जुनक्योंग के पूछने पर वो एक्सेप्ट करता है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है।
मगर वो खुश है कि वो दोनों के फेट को चेंज कर पाया। तब जुनक्योंग उसके लिए विश करता है कि वो आखिरी सीन में अपनी लव यान के दोनों के साथ ही रहे। वही दोनों हारू के लॉकर में गिफ्ट के तौर पर एक वॉच रख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके लॉकर को खोलती है तब उसे थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि उसके लॉकर में उसका नेम टैग नहीं था। फिर वो हारू से ग्राउंड में मिलती है, जहाँ वो उससे फाइनली कन्फेस कर देती है कि वो उसे प्यार करती है। मगर हारू अचानक से गायब हो जाता है और दोनों अपने स्टेज सीन के लिए क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हारू को देखकर दोनों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन स्टेज खत्म होते ही हारू फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ दोनों भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती सब कुछ गायब होना शुरू हो जाता है और हारू दोनों को लेकर वहां से भागने लगता है, जहाँ भागते भागते दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे की सारी चीजें अंधेरे में गायब होने लगती हैं। अब हारू दोनों को वहीं पर रोककर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखकर उसे कहता है कि दोनों उसकी शुरुआत है और उसका अंत भी। वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी इस लाइफ में दोनों से मिल पाया और उसने उसके साथ बहुत सारी यादें भी बनाई। मगर उसके इस अंत को कोई भी रोक नहीं सकता। आगे वो उसे कहते हैं कि फ्लावर बुक में वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, मगर इस बार उसने उसे बचा लिया है और उसे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार वो हारा नहीं। फिर हारू आखिरी बार दोनों का अपना नाम लेने के लिए कहता है और दोनों रोते हुए उसका नाम लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी अंधेरा दोनों को खुद में समा लेता है और जब सब कुछ वापस से ठीक होता है तब तक हारू वहां से गायब हो चुका था। ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है और दोनों सब कुछ जानते हुए भी फिर से हारू को ढूंढने लगती है और बहुत रोती है। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सब ग्रेजुएट हो रहे थे, जहाँ नमजू अब भी स्कूल का बॉस होता है और जूडा उसकी गर्लफ्रेंड, जो नमजू को एक अच्छे लड़के की तरह रहना सिखा रही होती है। वहीं ए3 भी अपनी फ्रेंडशिप को बेस्ट मानते हुए खुद को चेयर करते हैं और दुआ एक बहुत ही इमोशनल और फनी स्पीच देता है, जिस पर नमजू कहता है कि वो बस ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहेंगे। जिस पर दुआ कुछ सोचकर एक इमोशनल स्माइल देता है, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। दूसरी तरफ फाइनली जिनमिचाई को पता चल जाता है कि सोयांग भी सेल्फ अवेयर है, जब वो उसे ये बात कहती है कि ये इस कॉमिक बुक का आखिरी पन्ना है। ये बात जानकर जिनमिचाई उसे हक कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेक्योंग तनु को खुश करने की कोशिश करता है और सभी लोग ग्रुप में फोटो लेते हैं, जहाँ पर धनु को उस वक्त हारू की आवाज़ सुनाई देती है। फिर धनु हारू के लॉकर के पास जाती है, जहाँ पर वो उसका नाम लिखकर उसकी वॉच को देखती है, जो कि अब भी वहीं पर थी। तभी बेक्योंग उसके पास आकर उसे सॉरी और थैंक यू दोनों बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही आखिरी टाइम है जब वो उसे सब कुछ कह सकता है। फिर क्योंग अपनी टेनिस बॉल को अपने डिप्लोमा पर रखकर आसपास ऐसे देखता है जैसे कि कुछ होने वाला हो। दूसरी तरफ दनो हारू की सीट पर डिप्लोमा और वॉच रखकर लिखती है कि तुमने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी कर ली, इसीलिए तुम्हें दनो की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसके बाद दनो उसे 300 साल पुराने ट्री के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि हारू की थी, जिसका टाइटल था दनो का हारू, जिसके अंदर उसने अपने दनो के साथ बिताए हुए सभी अच्छे मोमेंट्स को ड्रॉ किया हुआ था। और आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि हारू विश करता है कि दनो का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, जिसे देखकर दनो रोने लगती है, जहाँ वो हारू को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलती है। पर तभी उसे पेज पलटने की आवाज़ आती है और इसी के साथ इस बुक की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमें एक नई स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ सीन यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ दनो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसके बाल भी लंबे हो गए थे। इसके अलावा सियोचिल भी काफ़ी हैंडसम हो गया था और बुली बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए थे। इस स्टोरी में नमजू का भी एक माइनर सा रोल था, जिसमें वो कॉलेज में सबसे वर्स्ट ड्रेसअप के लिए जाना जाता था। अगले सीन में हम दनों के अपोजिट लाइब्रेरी में एक लड़के को देखते हैं, जो कि काफ़ी फेमिलियर लग रहा था, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर गार्डन में दनों को लड़कियों की बातें सुनाई देती है कि 10 अक्टूबर को गार्डन का पुराना ट्री 300 साल का हो जाएगा, जिसे सुनकर उसे कुछ अजीब लगता है। फिर उसे एग्जीबिशन में एक पेंटिंग दिखती है, जो कि उसकी और हारू की स्केच जैसी थी, मगर उसे देखकर उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन वो उस पेंटिंग को लेकर उस ट्री के पास जाती है और काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रहती है। पर जब वो वहाँ से जाने लगती है तब उसे एक आवाज़ आती है, जो उसने सीक्रेट बुक में हारू से कही थी कि हम कहीं पर भी हो ये ट्री हमें मिला देगा और हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें उसे हारू ने कहा था कि जब दोनों 19 की हो जाएगी या फिर 20 ईयर्स की, वो तब भी उसके साथ ही रहेगा। तभी पेड़ के पीछे से हारू निकलता है, जहाँ पर दनो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन हारू उसकी इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तब दोनों डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हारू पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर दोनों रोने लगते हैं और अब फाइनली दोनों इस स्टोरी के अंदर साथ में रहने के लिए बिल्कुल फ्री थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो आपसे फिर मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।